अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज आपका हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो टीवी लगाएं, चाय का कप उठाएं और हमारे साथ हाँ एग्जैक्टली तो हमारे सामने बैठ जाएं, टीवी के सामने हो जाएगा, उसको चार चांद लग जाएंगे क्योंकि हमारे पास आज बहुत कुछ है ना आपको बताने के लिए भी। जब बहुत कुछ मवाद हो आपके साथ शेयर करने का भी तो फिर मज़ा भी आता है, साथ चाय भी पी रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको खबर देते हैं सिंध से। आपको सिंध लिए चलेंगे जहां पर HIV के बढ़ते केसेस महकमा सेहत के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए हैं, जिसके नतीजे में वज़ीर सेहत सिंध ने इस वबा की बड़ी वजह जिन्स परस्ती के बढ़ते रुझानात, अताई डॉक्टर्स और गैर कानूनी तिबी मराकज़ को करार दे दिया है। जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है और इंतबाह दिया है कि अगर किसी गैर कानूनी तिबी मरकज़ के हवाले से किसी बाअसर शख्सियत की कोई सिफारिश आए तो मुझे बता दिया जाए, मैं खुद उनसे निमट लूँगी। और वज़ीर सेहत और बहबूदाबादी सिंध की वज़ीर सेहत सिंध भर में HIV के बढ़ते हुए केसेस और फैलाव की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में वज़ीर सेहत को सूबे भर में HIV के बढ़ते हुए केसेस पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें HIV की वजूहात का तफसीली जायज़ा लिया गया। और फिर इजलास में वज़ीर सेहत को बताया गया कि इस वक्त सूबे भर में 6 लाख से ज़ायद अताई डॉक्टर सरगर्म अमल हैं, जिनमें 40% अगर बात की जाए तो वो कराची में हैं। और HIV से मुतासरा 3,995 बच्चों के रजिस्टर्ड केसेस हैं, जिनमें सिर्फ लाड़काना में आप ये कह लें कि 1,144 मुतासरा बच्चे शामिल हैं, जबकि शिकारपुर में 509, शहीद बेनज़ीराबाद में 256, इसी तरह मीरपुर खास की बात की जाए तो वहाँ पे 228 और हर ज़िले में दर्जनों केसेस मौजूद हैं। और इजलास में फिर ये भी ब्रीफिंग दी गई कि सिंध में HIV का फैलाव इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजूहात जैसे मैंने पहले कहा हम जिन परस्ती है, फिर अताई डॉक्टर्स हैं, फिर गैर कानूनी क्लिनिक्स हैं, फिर गैर रजिस्टर्ड आप ये कहें कि ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो, फिर आलूदा इंजेक्शंस कैनोला सेंटर्स हैं, फिर हजामों के इस्तेमाल, फिर आप ये कहें कि जो मज़ीद जो इस तरह की स्ट्रेंट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब जो आपकी कहें एग्जैक्टली और अस्पतालों के आप ये कहें कि वेस्ट की फ़रोख्त और गैर जिम्मेदाराना तिबी अमल भी है। तो ये सारी वजूहात है जिस वजह से फैली जा रही है। बिल्कुल ऐसी एक बड़ी डिटेल में उन्होंने इसका क्रक्स तो निकाल लिया कि क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है। फ्राम हम जिन्स परस्ती तो ये तमाम तर जो सूरत हाल और अवामिल आपको गज़ल ने गिनवाए, लेकिन इसका अब रोकथाम करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अताई डॉक्टर्स हैं इनकी रोकथाम आप तो जल्दी से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिलता है जिसके पास वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है और वो किसी मोहल्ले में, किसी शहर में या किसी देहात में इस तरह की सर्विसेज दे रहा है कि लोग उसके पास आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली ठीक नहीं होते, वो एंटीबायोटिक्स की वजह से ठीक होते हैं और उनको लॉन्गर रन में HIV का या फिर कैंसर का सामना करना पड़ता है। इनके खिलाफ हुकूमत जल्द अज जल्द कार्रवाई भी कर सकती है और इनको कटहरे में भी ला सकती है और इनको सलाखों के पीछे भी धकेल सकती है। आधे प्रॉब्लम आपके यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। खबरचीन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक बड़ी अनोखी खबर सामने आई। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाउंड्री के करीब चीता आ गया, जबकि चीते को देखकर हुक्काम की दौड़े लग गई। चीते को देखे जाने पर एयरपोर्ट हुक्काम ने वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी। इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ रावलपिंडी की टीम ने एयरपोर्ट के इलाके जहां चीता देखा गया था वहां का विजिट किया, जहां टीम को चीते के जंगल की जानिब जाने के पांव के निशानात भी मिले। ताहम उस वक्त तक चीता घने जंगल की तरफ निकल चुका था। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम का कहना था कि अगर एयरपोर्ट इंतजामिया को जंगल के करीब बाड़ को मजबूत करने के लिए कहा गया है और इसी तरह उन्हें हिदायत की गई है कि 4 से 5 दिन निगरानी भी की जाए और अगर चीते की मूवमेंट या फिर कोई हरकत दोबारा देखी जाए तो उसी वक्त फौरी वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी जाए ताकि इकदाम किए जा सके। और उधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हुक्काम का कहना था कि चीता एयरपोर्ट के बाहर की जानिब सिविल एरिया की जानिब जाता हुआ भी देखा गया। सो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ पे आप एक टाइगर को देख रहे हैं, चीते को देख रहे हैं और वो अगर ठीक है खुदा न खास्ता किसी जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा सकता था जब वो रनवे पे हों और आप अगर उसके आगे आ जाएं, या फिर जो मकामी आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इस हवाले से अब वाइल्ड लाइफ को भी कुछ करना होगा। वो सारी चीज़ें एयरपोर्ट हुक्काम के ऊपर या फिर आवाम के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इससे चीते के आने से ज़ाहिर है खौफ व हिरास फैल जाता है, लोग ज़ाहिर परेशान हो जाते हैं और अभी भी चीते के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है। वैसे तो वो ज़ाहिर
जंगली इलाके से ही भटक कर यहाँ तक आया होगा और अभी वो कहाँ हैं, इस हवाले से तमाम तर इक़दामात भी लिए जा रहे हैं, देखा भी जा रहा है, इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है उसको। जैसे ही वो किसी को नज़र आता है तो फिर उसको वाइल्ड लाइफ को रिपोर्ट करना होगा ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक खबर देते हैं पाकिस्तानी नौजवान के हवाले से, जो रेहान जलील, जिन्होंने अपनी AI सिक्योरिटी कंपनी 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स में फ़रोख्त कर दी। NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने AI सिक्योरिटी कंपनी अमेरिकन सॉफ्टवेयर ग्रुप व्याम ने 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स यानी कि 4 खरब 77 अरब पाकिस्तानी रुपए के बनते हैं उसमें खरीदी। और इस कारोबारी डील से AI गवर्नेंस टूल्स को भी को आप ये कहें कि व्याम की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। और डील मुकम्मल होने के बाद रेहान जलील अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप में सिक्योरिटी और AI के सदर के तौर पर अहम ओहदा भी संभाल लेंगे। मतलब कि एक तो मज़ा ये है कि उनके पास 4 खरब रुपया आ चुका है, बल्कि 5 खरब आप लगा लें। और दूसरी जानिब मज़ा सबसे बड़ा ये है कि कैपेबिलिटीज़ उनमें इतनी ज़्यादा हैं कि वो उस कंपनी के सदर भी होंगे। अपनी तमाम तर चीज़ें फ़रोख्त करने के बावजूद भी वो सैलरी भी विड्रॉ करेंगे और जितने पैसे उनके पास आ चुके हैं, ठीक है वो AI का बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन इसी रिलेटेड या फिर कोई और जितनी उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं वो कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तानी नौजवान के लिए एक बहुत ही खुशी का लम्हा है और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक पैगाम भी है कि अगर आप में क्वालिटी है, आप में दमखम है, तो आप इस तरह से अरबों रुपए की डील भी कर सकते हैं और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ कर सकते हैं। सिर्फ मसला है कमिटमेंट का, मसला है आपके अंदर पैशन किस हद तक है किसी भी फील्ड का। अगर वो पैशन भी है, कमिटमेंट भी है, तो आप दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप नाकाम। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। दुनिया भर में माहौल की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीम ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर इमदाद मंजूर कर ली और एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिये में बताया गया है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की रकम को ग्लेशियर्स टू फॉर्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मंसूबे के तहत ग्लेशियर से निकलने वाले आबी जो निज़ाम है उसको माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी और इमदाद से सवात में किसानों को ज़राअत और आपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी और मंसूबा एशियाई बैंक की मावनत से मुकम्मल किया जाएगा। और एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में ये काम शुरू हुआ और इस मंसूबे का मकसद ग्लेशियर्स पर इन्हिसार करने वाले खित्तों में पानी और ज़राअत के निज़ाम को बेहतर बनाना। और मज़ीद बताया गया कि ADB आइंदा 10 बरस में मंसूबे पर 3.25 डॉलर की सरमायाकारी करेगा और मंसूबे के तहत मौसर जो आपाशी पानी ज़ख़ीरा और वाटर की जो मैनेजमेंट है उसको फ़रोग़ दिया जाएगा और इस हवाले से काम किया जाएगा। एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसको आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी था क्योंकि अब ये क्या होगा कि माहौल दोस्त मंसूबों पर ये रकम खर्च की जाएगी। फिर जो आपको पता है कि तवानाई के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको ढूंढा जाएगा। फिर इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज जो है कि एक बहुत बड़ा मसला है, ग्लोबली इशू है, उससे जिससे हम निमट रहे हैं। हालिया सैलाब की सूरत हाल आपने देखी, उसके हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव के बाद बहुत कुछ बेहतर भी होने जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी ये बड़ी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के उलूम अब समर आवर हो रहे हैं और अब ऐसे नैनो बोट बनाए गए हैं जो हरारत की मदद से ना सिर्फ दांतों की सफाई कर सकेंगे बल्कि गहराई तक जाकर मुज़र सेहत जो बैक्टीरिया है उसको भी तलब कर सकेंगे। वजह यह है कि दांत बहुत गहराई तक पेवस्त होते हैं जिनमें क्या होता है कि जहां उनकी जो सफाई है ज़ाहिर है वो मुश्किल हो जाती है एक ब्रश से करना। अब हुआ कुछ यूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने ऐसे नैनो बोट बनाए हैं जिन्हें मकनातीसी कुव्वत से किसी भी जगह पहुंचाया जा सकता है और वो दांतों के गहरे मकाम यानी रूट केनाल तक भी पहुंचकर सफाई कर सकेंगे और यूं दांतों को बचाना भी मुमकिन हो जाएगा। और दांतों की गहराई में एक मकाम आपको पता है कि डेंटल ट्यूबोल्स कहलाता है, जो दांत की गहराई में खुद आप ये कहें कि खुद बीनी रास्ते होते हैं छोटे छोटे, जो दांतों की बैरूनी खोल से पीछे तक मौजूद होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया दांत को घुलने जो होता है ना, दांत मतलब आपके ये कहें कि जब बह जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं तो उस तरह से नहीं होगा। रूट केनाल थेरेपी की ज़रूरत पेश आती है, बसूरत दीगर इन्फेक्शन पैदा होकर उसे मज़ीद तबाहकुन बना देता है। नैनोबोट्स इस अमल को रोकने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और फिर इस तरह क्या होता है कि ये एक जो मैं जिस तरह जिक्र किया डेंटल ट्यूबल्स का मैंने जिक्र किया, ये एक बारीक सी आप ये कहें कि कोई चीज़ होगी जो ईजाद हुई है, वो बाफ्तों के अंदर तक मौजूद होती है और फिर रूट केनाल अमल में दांत साफ़ करके वहाँ मौजूद जितना भी बैक्टीरिया है उसको साफ़ कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात बैक्टीरिया हर इलाज को नाकाम बना देते हैं और कुछ
कुछ बाकी भी रह जाते हैं, इसलिए भारतीय संस्थानों ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इस पर लोहे की परत चढ़ाकर बहुत छोटे रोबोट बनाए हैं और ये रोबोट 2000 माइक्रोमीटर गहराई में जाते हैं। बाहर से उन्हें हरारत दी जाती है और वो अपने अतराफ के यानी कि इर्द गिर्द बैक्टीरिया को तरफ करके उसको साफ कर देते हैं। मतलब कि उन्होंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो छोड़ा हो। पहले तो उन्होंने बैक्टीरिया को मारने के लिए किस तरह से उसका इन डेप्थ जाके उसके हवाले से कोशिश की, उसके बाद बैक्टीरिया जो कि रह जाता है उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ चीज़ें नई सामने लाई हैं और ये काफ़ी अच्छी एक इजाद हमें नजर आ रही है। दांत मुकम्मल साफ हो जाएंगे, इन शॉर्ट आप ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे वापस। ख़वातीन उज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं लंदन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लंदन बरतानिया में वज़न कम करने के लिए गैर कानूनी इंजेक्शन लगवाने वाले 82 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अंडरवर्ल्ड नेटवर्क ने 25 लाख से ज़ायद अफराद को ये खतरनाक इंजेक्शन फरोख्त किए, जिन्हें सिर्फ 20-20 पाउंड फी इंजेक्शन के हिसाब से मार्केट में बेचा गया। मेडिसिन इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने हुकूमत के ताउन से बड़े पैमाने पर छापों की तैयारी कर ली है ताकि इस जानलेवा धंधे को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में ज़ियाबतीस और मोटापे का शिकार लाखों अफराद ने वजन कम करने के लिए ऑनलाइन दस्तयाब ये इंजेक्शन मंगवाए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 53 साला कैरन नामी खातून मानचेस्टर में इंजेक्शन लगवाने के चंद दिन बाद इंतकाल कर गई। उनके अहले खाना ने बताया कि वो खुद को दुबला पतला और हसीन बनाना चाहती थी। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि ब्लैक मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के इंजेक्शन दस्तयाब हैं, जिन्हें किसी साइंसी या फिर तिबी तजुर्बाती मरहले से नहीं गुजारा गया। रेगुलेटरी इदारों ने अब तक 2.5 लाख पाउंड मालियत के गैर कानूनी इंजेक्शन बरामद किए हैं। हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि गैर मुसद्दिका ज़राए से वज़न कम करने वाले इंजेक्शन खरीदना ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। बरतानिया में 82 लोगों ने जान बचाई है, जान गंवाई है और यकीन मानिए कि ये इस वक्त इस तरह की खराफात, इस तरह के इंजेक्शन हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, तो आपको इससे एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट से वाक़या है जो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि दुबला पतला होने के लिए बहुत से महफूज तरीके भी हैं। इस तरह से अनसर्टिफाइड क्लिनिक्स में जाकर जब आप इस तरह के इंजेक्शंस लगवाते हैं तो क्या नुकसान आपका अपना हुआ, आपने अपनी जान गंवा दी और कुछ नहीं हुआ। तो बेहतर ये है कि आप अपना डाइट प्लान अच्छा रखें, आप वॉक करें। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, वो भी यही बताते हैं अपना डाइट प्लान अच्छा रखें, फ्रूट्स खाएं, वॉक करें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वॉक अच्छी है, तो आप इससे भी अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक इस तरह के इंजेक्शंस लगवाएं जो कि बिल्कुल जिनकी कोई अनसर्टिफिकेशन है, जिनको हवाले से कोई किसी को कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं, दैट इज़ कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फतह के साथ जनूबी अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंच गई। गुवाहाटी में खेले गए बड़े मैच में इंग्लैंड को 125 रन से मात देने के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की कर ली है और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम ने पहले बैटिंग की मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 319 रन स्कोर किए। और कप्तान की बात की जाए तो कप्तान के हवाले से भी 169 रन की शानदार इनिंग्स खेली गई और इंग्लिश टीम 320 रन के हदफ के ताकुब में 194 रन पर ढेर हो गई। ये भी आपको वाज़ेह रहे कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को मेज़बान भारत और फेवरेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, जबकि मेगा इवेंट की ट्रॉफी के लिए जंग 2 नवंबर को लड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। ये टूर्नामेंट इस वक्त इंडिया में जारी है और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी हमेशा की तरह बड़ी मायूस कुन रही है। हमारी जो मेंस टीम है वो तो कभी कभार हमें वर्ल्ड कप जीतते हुए भी नजर आती है, कभी कभार 10 साल बाद तो हमारा एक कोटा है कि हमने 92 में जीता, फिर 10-15 साल बाद 2007 में जीता, फिर उसके 10 साल बाद 2017 में जीता। उम्मीद है कि आगे 2028, 29 या 32 के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से कोई एक इवेंट तो हम जीत जाएंगे और दुनिया क्रिकेट में हम दूसरे नंबर पे भी आते हैं, तीसरे नंबर पे भी आते हैं, लेकिन हमारी जो वुमेन्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं और वो इस इवेंट में भी 7वें नंबर पर रही हैं। ओवरऑल भी उनकी जो हाईएस्ट रैंकिंग है ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में वो 7वें नंबर पर है। वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से इतनी हौसला अफजा खबरें नहीं है, लेकिन पड़ोस में भारत आज सेमीफाइनल खेल रहा है। भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। कोई बहुत ही अच्छा उनका मैच नहीं है। आपस में अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, भारत की टीम भी अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर एक एज रखता है। उस तरह की सुप्रीमेसी बिल्कुल नहीं है भारत की जिस तरह की भारत की सुप्रीमेसी मेंस टीम में है, लेकिन पाकिस्तान से वो बहुत हद तक बेहतर हैं और इस हद तक भी बेहतर है कि वो एक इवेंट का सेमीफाइनल खेल रहे हैं और जीतने की कैपेबिलिटीज भी उनमें मौजूद हैं। सो उन्होंने अपना सिस्टम अच्छा रखा हुआ है, उन्होंने अपनी वुमेन क्रिकेट का भी सिस्टम अच्छा रखा और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेंस क्रिकेट का हाल है वही हमारी वुमेन्स क्रिकेट का, बल्कि वुमेन्स क्रिकेट का तो वो मैंने आपको बताया कि मसाइल कब हल होंगे। मैं आपको ये कंक्लूड करके यही कहूँगी। अच्छा
अच्छा जी, अब आपको एक मुल्तान लिए चलते हैं, वहाँ से एक खूबसूरत सा पैकेज दिखाते हैं। बेसिकली ये मियाँ बीवी की कहानी है जो कि हैंडीकैप है, हम देखेंगे, उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। दिलजेब आकाश के पास चलते हैं। मेरा नाम अदनान है और मेरी पोलियो मुझे हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने अपनी 2008 में जॉब स्टार्ट की थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई लाइफ में, तो हमने क्रिकेट भी स्टार्ट की है। इस तरह हमने अपने आप को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, किसी से अपने आप को कम ना समझें, तो मैंने क्रिकेट भी खेली, ताइक्वांडो भी खेली है। तो उसके बाद फिर शादी तक बात पहुंची, तो मिसिस का मेरा ताल्लुक हमारा एक एनजीओ के थ्रू हुआ था। तो वहाँ पे ये कुकिंग की बड़ी एक्सपर्ट थी, तो मेरा उनसे वहाँ पे राब्ता हुआ, तो फिर हमारे इस तरह मामला चले तो हमारी शादी होगी। तो कुछ अर्सा अभी हुआ है, तो मेरी जॉब चली गई थी, तो मैं और मेरी मिसेस बड़े परेशान थे। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मिसेस ने मशवरा दिया कि हम एक ना फूड पॉइंट शुरू करते हैं ताकि हमारा घर का गुजर बसर हो सके। आपको पता है, हम जैसे लोगों को ना जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं, लोग हमें उस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। लोग हमें हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को साइड पे रखा कि कोई कुछ भी कहे, हमने आगे बढ़ना है। तो हमने अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, अपना फूड स्टॉल चलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छा रोजगार अपना कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना अदनान है और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हम तकरीबन 2008 से हम लोग ना एक ऑफिस में जॉब कर रहे थे। तो इस तरह एक एनजीओ थी, उसमें हमारा इकट्ठा हम लोग वहाँ के मेंबर थे। तो इस तरह मुलाकात हुई हमारी हमारी तकरीबन 2 साल में शादी हो गई। उसके बाद ये हुआ कि लोग कहते थे कि भाई आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, 14 साल का बेटा है और 9 साल की बेटी है। हम दोनों ताइक्वांडो के प्लेयर भी हैं। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ब्लैक बेल्ट्स और दुबई जाके हम लोग खेल कर आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बट वो जो हमें मेडल्स मिले हैं, उस टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम लोग एक एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मगर अब जैसे-जैसे थोड़ा-सा टाइम गुज़रा, हमें अब उन मेडल्स का ऐसे फ़ील होता है कि जस्ट ये हमारे लिए एक वेटेड चीज़ है। ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही और ना ही मैं इनसे अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ। मैं कुकिंग एक्सपर्ट भी थी, तो उसमें मैंने अपने इस स्किल को आगे लाई। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हम एज़ अ चैंपियंस हैं, पाकिस्तान के चैंपियंस हैं, जो कि 4 हैं सिर्फ P50 कैटेगरी के ताइक्वांडो के, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्लैक बेल्ट्स हैं। हमें इस लेवल पे लाया जाए कि हम ओलंपिक में जा सकें। ओलंपिक में हमारी शिरकत हो। हमारी यही विश है कि हम ओलंपिक में जाएं और अपना नाम और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बट गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे पास जब मेडल्स मैंने अपने अचीव किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आगे जाके ज़िंदगी में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन मुझे इस टाइम ये कहते हुए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि ये मेरे लिए ना एक किस्म का रद्दी के लिए बन रहे हैं कि मेरे किसी काम के नहीं है ना। मुझे कभी-कभी तो होता है कि मैं इनको सेल आउट कर दूं। वजह यह है कि इस पे कोई मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अदनान और हिना का कहना है कि आप अपनी माजूरी को अपना हौसला बनाएं और माशरे में बेहतर रोजगार कमाएं ताकि माशरे में आपकी इज्जत मजीद बढ़ सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। जी, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल ये पैकेज था दिलजेब आकाश का, आपने देखा, जिसमें दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, दोनों एथलीट हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और फिर उन्होंने फूड पॉइंट शुरू किया। अब अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं और जो अपील थी वो तो आपने उनकी सुन ली। बिल्कुल ऐसी, और इस इंस्पिरेशनल कहानी को हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ भी सबकी मौजूद हो और हम सोच का एकदम। इंशाल्लाह इनसे राब्ते में और एक बार फिर इनसे राब्ता करेंगे, और जो ये फ्री होंगे या इनकी अवेलेबिलिटी होगी तो या तो हमारे स्टूडियो में या फिर ये जूम में हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इनसे तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। को लिए चलेंगे कराची, जहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए ई चलान का निज़ाम किसी भी आफत से कम अब साबित नहीं हो रहा, क्योंकि निज़ाम शुरू हुए अभी 2 से 3 दिन ही गुजरे थे, मगर 6000 से ज़ायद चलान हो चुके हैं।
जबकि हज़ारों मजीद चालान प्रोसेसिंग में भी है, जिनकी मजमूई रकम अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 3.5 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है सिर्फ 2 से 3 दिन में। और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ज्यादातर चालान तेज रफ्तारी, स्याह शीशे, सीट बेल्ट ना बांधने और सिग्नल तोड़ने पर किए गए हैं। और सिर्फ बगैर हेलमेट अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उन पर 500 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। और पुलिस की नई शरह के मुताबिक अगर आप देखें तो अगर कोई बाइक सवार गलत समत में गया तो उसे 25,000 रुपये देना होंगे, और कार चलाने वाले को 30,000, जीप वाले को 50,000 और ट्रक या डंपर चलाने वाले को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और बाइक तेज चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना भी तैयार रखें। दूसरी जानिब अवाम ये सवाल उठा रही है कि आखिर कराची में जुर्माने इतने ज़्यादा क्यों हैं, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद की बात की जाए तो यही खिलाफ वर्जियाँ ना होने के बराबर रकम पर आप ये कहें कि इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बिलाल अली मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची से। बिलाल, थैंक यू सो मच हो जाने के लिए। फाइनली ई चालान तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ई चालान के साथ साथ आवाम की इस वक्त चीखें जा रही हैं और आवाम चीखों पुकार उठी है कि इतने ई चालान के वहाँ पे करोड़ रुपए के ई चालान सिर्फ 3 ही दिन में हो गए। जी बिल्कुल, देखें ये जो ई चालान हुआ है इससे जो शहरी हैं वो तो इंतहाई परेशान है, पुलिस वाले जो है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और आप ये देखें 3 रोज जो गुजरे हैं उसके बाद जो है अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है चालान जो कर दिए हैं। अगर मैं 24 घंटों की सिर्फ रिपोर्ट बात करूं तो उसमें 4,301 जो शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान जो है सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पे किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो है सीट बेल्ट ना पहनने पर 2,290 चालान किए गए हैं। तेज रफ्तारी पर ड्राइविंग पे जो है 8,500 जो है बगैर उस पे किए गए हैं। लाल सिग्नल जंप करने पर किए गए हैं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पे गए हैं। शहरी एक जानिब भी कहते हैं कि एक तो ये जो ई चालान है वो कहां से कहां तक किए गए, सबसे ज्यादा अब तक के रूट जो है वो नहीं बताए गए। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये कहा गया कि जो ये अभी जो सिग्नल है, ये जो निजाम तय किया गया है ये शारा फैसल से एयरपोर्ट तक किया गया है। लेकिन कल डीआईजी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि डीआईजी के खुद जो है वो चालान हुए 10,000 रुपए का। वहां पर तो अब तक ये सिस्टम नाफिज नहीं किया गया है, तो पुलिस की इतनी जल्दी छुट्टी नहीं, पुलिस के गले पड़ गई है। अच्छा बिलाल, ये भी बताएं कि जिस तरह भी आप डीआईजी की बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कानून नाफिज करने वाले खुद ही अब कानून के शिकंजे में आ गए हैं, क्योंकि वो बात होती है ना, चिराग तले अंधेरा, वो हो गया है। इनको खुद समझ नहीं आ रही कि चालान कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। और बात ये भी आ रही थी कि ये खबर देनी नहीं थी, लेकिन अनकंडीशनल वे में ये खबर जो है वो बाहर निकली, तो तब उसके ऊपर ये तमाम तर बातें शुरू हो गई। डीआईजी की गाड़ी को कहाँ पर, कौन सी जगह पर और कितना चालान हुआ, ये भी बताएं। देखिए गजल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो कल सुबह में जो है वो डीआईजी के पीआरओ ने खबर नशर की और उसमें इन्होंने कहा कि डीआईजी की गाड़ी जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे पे जा रही थी और वहाँ पे जो उनके ड्राइवर ने जो है सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, तो उस पर उनके 10,000 रुपए का चालान हुआ। हालांकि डीआईजी की जो अब तक ये जो सिस्टम लगाया गया है ये शारा फैसल से नर्सरी तक जो है वो एयरपोर्ट तक जो है लगाया गया है, और पुलिस ने इतनी जल्दी छुट्टी दिखाई कि उन्होंने अपना डीआईजी के जो है वो चालान कर दिया। हालांकि उस तरफ अब तक सिस्टम नाफिज नहीं किया गया है। ठीक हो गया। और बिलाल, ये आपने जो कहा ना कि ये सिर्फ शारा फैसल तक रखा गया, तो क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मैं पंजाब के आखिरी कोने में रहता हूँ, और पंजाब के आखिरी कोने में भी जब उसमें से कोई कश्मीर से गाड़ी एंटर होती है या हमारी गाड़ी वहाँ पे एंटर होती है ना, यकीन मानिए कि पिछले 7 महीने से हमें चालान आते हैं, ई चालान आते हैं, लेकिन इस रफ्तार से नहीं आते। मुझे ये बताइएगा कि फैसिलिटीज की बात करूँ, मैं आखिरी कोने की बात करूँ, और वो पिछले 2 साल से वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज हैं। कराची में अगर ई चालान होता है, लेट्स सपोज इसी तरह से 3 करोड़ है, ये अगर आप पर मंथ की बात करेंगे तो उनके पास 30 करोड़ भी आ सकता है, या फिर आगे जाके लोगों को एहतियात भी करनी होगी, एहतियात बरतनी होगी, कम भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स आप बनाते नहीं है, सड़कें आप बनाते नहीं है, और आवाम को कहेंगे कि हम आपको चालान कर रहे हैं 10,000 के 15,000 की फैसिलिटीज दे नहीं रहे, और चालान पे चालान किए जा रहे हैं। आप देखें ना कराची की सूरत हाल, तो शायद मेरे ख्याल में जो बच्चा भी होगा ना उसको भी पता है कराची की क्या सूरत हाल है। अगर सिर्फ एक सड़क की अगर मैं बात कर जाऊँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की, अगर आप यहाँ से नहा कर जाएं और आई चंद्रक जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद 1 हफ्ते से नहाए नहीं है। सड़कों की तो ये सूरत हाल है। और आप यहाँ से खाना खा के जाएं, अपने ऑफिस पहुंचे आई चंद्रक पे, तो आपका खाना पूरा हजम हो जाएगा। तो सड़कों की तो ये सूरत हाल है। तो यहाँ पर जो ई चालान किया जाएगा सीट बेल्ट पे और तेज रफ्तारी पे, तो
ये कराची की ट्रैफिक पुलिस और जो है वो सिंध हुकूमत वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए लगी पड़ी है। इसके साथ साथ जो एमकेएम ने भी तहरीक इल्तवा सिंध असेंबली में जमा कराई, उन्होंने कहा कि पहले आप सड़कें सही करें, दीगर चीजें सही करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सही करें, उसके बाद चलान है वो किया जाए। लेकिन चलान की इतनी जो भारी रकम है, वो तो जो एक कमाने वाला आदमी है 30,000, अगर उसका 10,000 रुपये चलान हो जाएगा और हफ्ते में 2 दिन हो जाएगा, उसकी तो पूरी सैलरी चली गई। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, ये भी बताएं कि हम देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी रोड की हालत कुछ काफ़ी खस्ता है, काफ़ी अरसे से ये रोड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बट मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर एक शहरी वहाँ पर जाता है 3 से 4 घंटे तो उस रास्ते में उसको लग जाते हैं, उसके बाद वो इतना चालान भी पे करता है। तो इस हवाले से अभी क्या कोई हुई है? दिन या महीनों की कहानी नहीं, ये साल भर की कहानी है कि यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है और कराची के बेशतर रोड इस तरह से बन रहे हैं। इसी तरह से क्या कोई इक़दामात अब लिए जाएंगे इसके ऊपर? कोई बात उठी है, मामला उठा है इस पर? देखिए, अभी नए वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह, कल भी वो एक जगह उन्होंने इफ्तिताह किया और उसके बाद जब साथियों ने उनसे सवाल किया कि आप जो है ई चलान की तरफ जा रहे हैं। कराची की जो सड़कें हैं वो इतनी खस्ता हाल है, अगर आप सिर्फ एक सड़क पे चले जाएं तो आपको घंटों लग जाते हैं। अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं सुबह यूनिवर्सिटी रोड पे जो है बच्चे स्कूल की जा रहे होते हैं, वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां होती हैं वो फंसी होती हैं। तो उस वक्त वज़ीर बल्दियात ने कहा कि आने वाले दिनों में जो है हम सड़कें जो है सही कर देंगे, टाइम लगेगा। लेकिन जब एक और साथी की जाने से कहा है जब सड़कें सही हो जाए तो उसके बाद ई चलान की जो है निफाज को जो है वो किया जाए, क्योंकि इस वक्त तो जो है ना सड़कें ठीक हैं, फिर शहरियों की भी हालत ठीक नहीं है, फिर इकॉनमी की अगर बात की जाए वो भी ठीक नहीं है, सैलरियाँ कम है, फिर आप ई चलान लगा रहे हैं। तो उनकी जानिब से क्या है, हुकूमत जो है इस पर फैसला करेगी, हुकूमत जो है वो फैसला करती है। और सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी जो है जल्द सही की जाएंगी। अभी गजल ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड की बात की है, 3 घंटे गजल आप सिर्फ मौसमिया से निकले और आप न्यू टाउन तक पहुंचे तो आपको 3 से 4 घंटे नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा। और फिर आप नहा के जाएंगे और उसके बाद न्यू टाउन तक पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप 1 हफ्ते से ज्यादा होगा अपनी नहाई। तो ये तो कराची की सड़कें, सिर्फ एक सड़क की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सेंट्रल की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मंगो पीर की बात की जाए, बल्दिया टाउन की बात की जाए, औरंगी टाउन की बात की जाए, अगर ये औरंगी रोड की बात की जाए, कॉजवे की बात की जाए, सारी सड़कें खराब। लेकिन बिलाल, हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। वो तो कहते हैं कि आप मीडिया के लोग गलत पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं और कराची में इस तरह का कुछ नहीं है। कराची में दूध और शहर की नहरें बह रही हैं और जब से जो भी शख्स आता है वो कहता है हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप वो दिखा नहीं रहे हैं। वो तो सब अच्छे की रिपोर्ट बताएंगे ना, जितने भी तर्जुमान हैं वो तो सिर्फ बातें करते हैं। अगर वो आधे से ज्यादा तर्जुमान जो है सिंध हुकूमत की लेफ्टिनेंट में रहते हैं, लेफ्टिनेंट की सड़कें ठीक है, अगर उनसे बोलें कि यूनिवर्सिटी रोड पर आओ, ये गुलबर्ग की तरफ चले जाओ, ये कोरंगी की तरफ चले जाओ, ये जितने भी न्यू कराची की सड़कें हैं टूट फूट के शिकार हैं, आप सिर्फ ये पावर हाउस से लें और सरगानी तक चले जाएं तो आपको 6 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि कल तक हम ये सुन रहे थे कि TORs ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नहीं शेयर किए गए मीडिया को, क्या कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से कि TORs शेयर कर दिए जाएंगे? देखिए, अब तक जो है DIG ट्रैफिक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम तर चीजें जो है हमारे पास अभी तक नहीं है, सिर्फ हुकूमत के पास है। तो इस चीज को जो है DIG ट्रैफिक जो है वो देखेंगे, लेकिन अब तक DIG ट्रैफिक के हाथ में कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 1 से 2 रोज में आ जाएगा। 1 से 2 रोज कब होंगे ये तो उनको खुद नहीं पता चल रहा। ठीक हो, सही हो गया। बिलाल अली हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम कराची, जो कि ई चालान के हवाले से हमें बता रहे थे और किस तरह ज़ब्ती हो चुकी हैं पहले 3 दिन में, इस हवाले से वो हमें बता रहे थे। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन 3 T20 क्रिकेट सीरीज का दूसरा T20 मैच 31 अक्टूबर को रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच खेलने के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच चुकी हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ
रावलपिंडी में होने वाला पहला T20 मैच 55 रन से जीता था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर में होने वाले T20 मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी ताकि सीरीज में जनूबी अफ्रीका की टीम की 1-0 की बढ़तरी को खत्म कर सके। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम के माबैन 2007 से लेकर अब तक की बात की जाए 2025 तक की, तो दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड्स में 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका की टीम ने 13 T20 मैचेस जीते, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो 12 T20 मैचेस जीत चुकी है पाकिस्तानी टीम। और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले T20 मैचेस ने के लिए तमाशाइयों में बड़ा जोश व खरोश भी पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब मौजूद है। नसीम भाई, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हम इससे पहले कि अगले T20 की बात करें, मैं पिछले मैच की बात करना चाहता हूं जहां पे पाकिस्तान टीम को एक डी कैटेगरी की टीम से शिकस्त हुई है। आपके ख्याल में टीम ने सबसे बड़ी कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से शिकस्त हुई है टीम को? देखिए, पाकिस्तान टीम जिस तरीके का पहला T20 मैच के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके की परफॉर्मेंस खास तौर पे हमारी बैटिंग डिपार्टमेंट की होगी। और जब रबादा नहीं है, उनके कई मेन प्लेयर नहीं थे, महाराज नहीं थे, तो उसमें आपने आपकी बैटिंग जिस तरीके से पैथेटिक दिखाई दी। फिर उससे पहले आप अपनी बॉलिंग उठा के देखेंगे तो सभी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे थे। स्टार्ट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की थी, वहाँ नवाज का जो स्पेल था उसने थोड़ा सा रोका वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को, वरना आप तो 250 रन बोर्ड पे सजने वाले थे। अगर आप 55 रन से मैच 195 रन चेस करते हुए हार रहे तो मेरे ख्याल है आप 100 रन से मैच हारते। वो तो उस जगह पे जिस तरीके का उनका कोलैप्स हो गया, उनकी विकेटें गिर गई थी, तो वो बैकफुट पे आ गए थे। वरना तो उन्होंने पूरा मैच पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के खिलाफ डोमिनेट किया। कोई एक मौका ऐसा नहीं था कि जहां पर हम कहें कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है। कोई एक सिंगल मौका पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक। हम अपने मुल्क में ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने मुल्क में देखिए, सबसे पहले हमें कप्तान बदलना पड़ेगा। जिस कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट, फॉर ओडीआई क्रिकेट, बट नॉट फॉर T20 क्रिकेट। आपने जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई में कप्तान लगाया है, ज्यादा बेहतर होगा कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक ही कप्तान रखें और शाहीन को ही जिम्मेदारी T20 की भी सौंपें। आपकी टीम के लिए बेहतर है। अगर एक खिलाड़ी जो है जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही है और वो लीड कर रहा हो ग्राउंड के अंदर, तो नंबर 1 के वो क्या एग्जाम्पल सेट करेगा, और नंबर 2 ये कि वो क्या रिस्पेक्ट अर्न करेगा बाकी खिलाड़ियों में। क्योंकि कप्तान अगर खुद परफॉर्मर ना हो, उसके बारे में ये राय पाई जा रही हो कि वो खुद पर्ची है, तो उसके बाद वो रिस्पेक्ट क्या अर्न करेगा और किस तरीके से टीम को लेके चलेगा। एटलीस्ट मैं समझने से कासिर हूँ। हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एशिया कप की सूरत में हो गया। आई थिंक मच बेटर यही होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप सलमान फ्यूचर में टेस्ट के अच्छे कप्तान हो सकते हैं, ओडीआई के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर T20 क्रिकेट। सबसे पहले अपने कप्तान को बदलें, जो आपका सबसे बड़ा मेरे ख्याल है लूप होल अच्छा दिखाई सर, दे ये भी रहा है। बताएं कि अगर हम तो कर लें बाबर आजम की कारकर्दगी के ऊपर, तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में वापस आते ही एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट भी हो जाते हैं। आप समझते हैं कि उनकी ये जो इंटेंट है वो दिखाने की कोशिश उल्टा आप टीम पर बोझ बन रही है? क्या बाबर को अपनी असल क्रिकेट यानी कि जो उनकी एक स्ट्राइक रोटेशन थी और चौके लगाकर इनिंग बनाने वाला अंदाज था, वो वापस होना चाहिए, इसको वापस भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस जब वो नहीं दे के आएंगे तो इसी तरह के काम होंगे, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कोई क्रिकेट खेली नहीं है इतनी खास। ऐसे ही देखिए, आप ठीक बात कह रहे हैं। बाबर आजम को मेरे ख्याल है कि अब परफॉर्म करना होगा, बहुत हो गया। और जिस तरीके से बाबर आजम मैच खेले और जो आपने आउट होने का इशारा किया, यार मैं ही समझता हूँ हसनैन और गजल के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबर पे जो साइम स्लो खेले थे, उनसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खेलना क्या है। वो जो पेस से गेंदें की हैं, वहां पे साइम बिल्कुल ऐसा लगा कि बुझे से दिखाई दी। और वो जितनी डॉट बॉल खेल गए थे, उसका एडिड प्रेशर जब बाबर बैटिंग के लिए आए थे वो दिखाई दे रहा था। हालांकि साहबजादा फरहान एक एंड से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन साइम जिन्होंने बाद में जब बाबर भी आउट हो गए और एक दो और प्लेयर आउट हो गए, तो वो 2-3 छक्के मारे थे स्पिनर के खिलाफ, लेकिन जो उनका रोल था फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, वो एक्सपोज थे, पूरी तरीके से एक्सपोज दिखाई दिए। इवन के जो फ्री हिट थी नो बॉल की सूरत में, वो भी उनको समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या करना है। तो मुझे तो साइम तो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने अब उनको बॉलर बना दिया है।
कि वो बॉलिंग की सूरत में हम किसी ना किसी तरीके से उन्हें टीम में कैरी करना चाहते हैं, ये तो वो नजर आ रहे हैं। आपको दूसरे ऑप्शन की जानिब भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। और साइम अय्यूब के लिए ये T20 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो आप बॉलिंग की वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं करें। और बाबर ने कमबैक किया, आप बात सही कह रहे हैं, उनका कमबैक हुआ है। थोड़ा सा मेरे ख्याल है मार्जिन दें, अभी 2 मैचों की सीरीज बाकी है, 3 नंबर पे वो आगे कैसा खेलते हैं। इस मैच में तो मैंने आपको कहा ना कि बाबर के पास मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि साइम अय्यूब जितना स्लो खेल गए थे, जितनी वो डॉट बॉल्स खेल गए थे, उसने एडिड प्रेशर पाकिस्तान टीम पे डाल दिया था। हम 135, 140, 150 चेस नहीं कर रहे थे, हम 195 चेस कर रहे थे। और उसके लिए आपको 10 रन ओवर खेलना पड़ता है। तो अगर वो नहीं खेल पा रहे हम तो 6 भी नहीं खेल पा रहे थे साइम की वजह से, जिसका एडिड प्रेशर था। बिल्कुल। अच्छा नसीब भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते मुझे बताइएगा कि अपनी ही में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि अपनी पिच पे हम जनूबी अफ्रीका की बी टीम, सी टीम या डी टीम, जो भी आप इसको कहें, उससे हार गए। तो वही टीम जो हाल ही में आपको याद है नमीबिया जैसी कंट्री में गई, तो वहां पे उसको नमीबिया ने हरा दिया। यही टीम सेम, इसमें रिजा हेंड्रिक्स और डिकॉक मौजूद थे, उनके अलावा यही सेम टीम थी जो कि नमीबिया से हारी। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम को हम 3-0 उनके मुल्क के अंदर हरा के आए थे। बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। हमने वो जो सीरीज वहां पे जीती थी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम अपनी कंडीशन के अंदर आप देखें कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, बड़े लोगों के साथ हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो इस बार भी हम स्ट्रगल कर रहे। और मैंने कहा ना, सबसे पहले तो देखें, आप जब तक अपने लीडर को नहीं बदलेंगे, जो जिसकी जगह नहीं बन रही, तो फिर तो सबसे बड़ी नाइंसाफी तो आप यहीं पर ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। रिजवान की जहां तक आपने बात की, रिजवान को क्यों ओडीआई की कैप्टनशिप से हटाया गया, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। और रिजवान का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो सही हो। मैं जो कुछ रीजन सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वो जानना चाहते हैं कि भाई मुझे T20 टीम से क्यों बाहर किया गया। तो मेरे ख्याल है उनको T20 टीम से तो सही बाहर किया गया। जिस तरीके से हम सलमान आगा की बात कर रहे हैं, तो मैं इस बात पे अब भी कायम हूं कि बाबर 3 नंबर पे चले, आप जरूर मौका देके चेक कर लें, लेकिन नॉट रिजवान। आपके पास हसीबुल्लाह की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। आपने उस्मान को चेक किया, अगर हारिस नहीं है तो जो इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट, रिजवान वेरी गुड, जैसे मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, रिजवान इज वेरी गुड फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, बट नॉट फॉर T20। ये मेरी अपनी जाती राय है। बहुत सारे लोगों को एतराज होगा कि बाबर रिजवान थे तो बाबर रिजवान थे, तो बाबर रिजवान थे जिन्होंने टॉप ऑर्डर से जगह नहीं छोड़ी थी, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। और रिजवान की तरफ एटलीस्ट T20 में जरूर मेरी अपनी जाती राय में नहीं देखना चाहिए। आपने उस्मान को ट्राई किया, आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है, आपके पास जो यंग विकेट कीपर्स हैं, आप उनको ट्राई करें, आप उनको चेक करें T20 क्रिकेट में। और उन्हें ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया, ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत हैरान कौन है। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए थे 3-0, वो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर आए थे 3-0। तो उनका हटाना, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे उन्हें चेंज किया, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे चेंज किया गया। कुछ और रीजंस हैं इसके, और वो रीजन कोई फलस्तीन करार दे रहा है, कोई कुछ और करार दे रहा है, कोई कुछ और करार दे रहा है, लेकिन सोर्सेज से ही सामने आ रही है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगले मैच में पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ मैदान में होना चाहिए, या फिर वही कभी अर्श पर कभी फर्श वाली परफॉर्मेंस ही होगी? अर्श पे कौन सी परफॉर्मेंस देखी है आपने, फर्श पे ही देखी है यार। मुझे अर्श की परफॉर्मेंस तो काउंट करा दो कि ये हमारी अर्श की परफॉर्मेंस थी। बात कर रहे हैं फर्श की परफॉर्मेंस तो मैं आपको गिनवा दूंगा, पता नहीं कितनी सारी दिखाई दे रही है। कैसे कम बैक करेगी, बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा यार जाती राय में वसीम जूनियर को आपने एशिया कप में भी ट्राई नहीं किया, यहाँ पर भी ट्राई नहीं किया। यार आपका डेथ ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है, पेस भी है उसके पास, एग्रेशन भी है उसके पास, वो यॉर्कर भी करता है, वो रिवर्स स्विंग भी करता है, उसका जो जड़ों में यॉर्कर होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। पता नहीं है, हमारे बीतने मैचेस के अंदर वो नहीं तो उसको खिला लो, वो नहीं तो उसको खिला लो। भैया फहीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने नसीम शाह और शाहीन के पेयर को नहीं तोड़ना है, तो फहीम अशरफ को आपने एक ओवर भी नहीं कराया पिंडी के अंदर। बैटिंग में भी आप फॉर ग्रांटेड ही लेके चल रहे हैं उन्हें। आपके पास नवाज की सूरत में ऑलराउंडर मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि वसीम भी इतनी बैटिंग तो कर ही लेते हैं जितनी फहीम कर लेते हैं। फहीम की थोड़ी बेहतर होगी हो सकता है बैटिंग, लेकिन बॉलिंग फहीम से कहीं ज्यादा बेहतर है वसीम जूनियर की।
तो मैं समझता हूं कि वसीम जूनियर को जरूर मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा आपने बिठा के रखा, पूरा एशिया कप बिठा के रखा, थोड़ा अपना इंसाफ भी करें अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। सुफियान मुकीम क्यों बाहर हुआ, किसी को समझ नहीं आया। किस रीजन की वजह से आपने सुफियान मुकीम को बाहर किया? आप सुफियान मुकीम को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। अब आप देखें ना कि आपने टेस्ट मैच खेला, उसमें आसिफ अफरीदी को डेब्यू करा दिया, उन्होंने 6 आउट जरूर किए, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो अबरार बनते थे, आसिफ अफरीदी तो उसके बाद बनते थे। लेकिन आपने, जिसको आपकी मर्जी है, बादशाह सलामत का दौर है इस तरीके का, बाकी तो सब कौम रियाया दिखाई देती है या बाकी खिलाड़ी भी रियाया दिखाई देते हैं। जो फैसला करेगा थिंक टैंक, बादशाह सलामत का थिंक टैंक, वही होता हुआ दिखाई देता है और वही आप होता हुआ देख भी रहे। आप जरा देखे ना कि थिंक टैंक का फैसला है जी, इसको खिला दो तो उसको खिला दो, उसको खिला दो तो उसको खिला दो। फखर क्यों नहीं है इस टीम के अंदर? भाई फखर ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि आप उसको बाहर बिठा के रखें। आपने फखर को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, आपको फखर को मौका देना चाहिए था, ताकि अगर सईम नाकाम होते तो आप ओपनिंग स्लॉट पे उन्हें लेकर जाएं। हसन नवाज को थोड़ा सा और ऊपर करके, हसन का कॉन्फिडेंस शेक ना हो, ऐसे प्लेयर आपके पास मुश्किल से आए, उन्हें जरा थोड़ा संभाल के यूज करें। थोड़ा और केयर करनी पड़ती है, कोई अच्छा टैलेंट आ जाता है, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी केयर की जाएगी। तो मेरे ख्याल है कि एक परफेक्ट टीम एफर्ट के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा इस सीरीज में। चाहे मैं तो पहले भी बात कर रहा था, वर्ल्ड T20 तक लगता है आपने सलमान आगा को कप्तान बनाया हुआ है। इससे बड़ी मेरे सर, आपने सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से बात कर दी, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनकी कप्तानी के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। एक तो उनकी बैटिंग काफी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, जब से वो कप्तान बने वो रन नहीं कर पा रहे, स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल पैदा हो रहे हैं। सो क्या सलमान अली आगा अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क़यादत और पोजीशन दोनों पे सवाल उठ रहे हैं सलमान अली आगा के। मुझे मुख्तलिफ लगी एशिया कप से कि इस बार बबल नहीं खा रहे थे वो। मैं बड़ा देर तक चेक करने की कोशिश की कि वो मुझे मैं बगलोल की तरह बबल खाते हुए उनको देखता था। मैं इज अ वेरी गुड, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट के लिए वो बुरा ऑप्शन नहीं है। बट आप सही कह रहे हो यार, कहाँ से T20 क्रिकेट में जगह बनती है, इस स्ट्राइक रेट के साथ जगह बनेगी। मैंने कहा बस एक ही चीज चेंज दिखाई थी कि उनके मुंह में बबल नहीं थी। मैं बड़ा गौर से काफी देर तक देखता रहा, तो किसी ने मेरे ख्याल ऊपर से उन्हें कहा कि यार क्या तुम बबल चबाते रहते हो और ज्यादा मजाक बनवाते हो। तो उन्होंने बबल तो निकाल दिए, लेकिन जिस बबल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट आई हुई है उससे निकालने के लिए सलमान आगा को तो कम से कम जो है वो आपको T20 क्रिकेट से बाहर करना होगा। T20 क्रिकेट का जो बबल बना हुआ है, अब वो ऐसा बना हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा उस बबल से निकला कैसे जाए। मेरे ख्याल है उसमें सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा, आपको उसको कप्तान बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक चॉइस हो टीम। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे आखिर में जल्दी से ये भी बताइएगा, मोहम्मद नवाज, वहीम अशरफ तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन हसन नवाज की बात करूं तो वो मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आपके ख्याल में उनकी कारकर्दगी में कमी की क्या वजूहत है? मोहम्मद नवाज की जहां तक बात है, तो नवाज जब भी कम बैक करता है उसको बाहर बिठा के रखो, जब वो आता है तो बहुत ही खतरनाक आता है। स्पिन भी उसका गेंद ले रहा होता है, बैटिंग में भी वो परफॉर्म करता है। तो ज्यादा बेहतर यही है कि 3 मैच खिलाने के बाद 3 मैचों में नवाज को आराम दे दो, जब वो आएगा तो अच्छा खेलेगा। वरना वो फिर जब टीम में आ जाता है तो फिर वैसे ही होता चला जाता है, वो नॉर्मल होता चला जाता है। लेकिन जब भी कम बैक करता है नवाज, बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है। तो 3 मैच खिलाओ, फिर एक सीरीज बिठा दो, फिर लेकर आ जाओ, नवाज आपको अच्छा खेलता हुआ दिखाई देगा। हसन नवाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है यार। हसन नवाज को अभी आपने एशिया कप में बाहर बिठा दिया, हुसैन तलत को खिला रहे थे यार। ये कौन सी थिंक टैंक है यार? मैं कहता हूँ ना कि बेवकूफों की जन्नत में रहने वाले, अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया था। हुसैन तलत को खिला लिया और हसन नवाज बाहर बैठा हुआ है। हसन नवाज को जितना एतमाद हो सकता है सलमान आगा साहब, आपकी जगह नहीं बनती, लेकिन हसन नवाज जैसे प्लेयर जाया हो जाएंगे। उमर अकमल जाया कर चुके हैं, अहमद शहजाद जाया कर चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हमने जाया किए। ये भी एक ऐसा प्लेयर है कि जो जाया हो जाएगा अगर इसी तरीके से उसको रखा गया कि एक ऐसा कप्तान जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो अपनी बैटिंग कभी भी शफल करके ऊपर आ जाता है, नीचे चला जाता है। हसन नवाज किस नंबर पे खेलेगा, उस्मान किस नंबर पे खेलेगा, इस गर्ज से हट के अगर वो कप्तान जो है वो ठीक हो गया। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के माबेन हालिया T20 सीरीज के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक जी। मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत लिखा है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अदालत के किसी फैसले में वज़ीर-ए-आला की मुलाकात का जिक्र नहीं है, इसलिए रूल्स के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत या जेल इंतजामिया वाकई अदालत के अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रही है, या फिर मामला कुछ हो रहा है? इसी पर बात करें। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर KP के वज़ीर आला की बात की जाए सुहेल आफरीदी की, तो उनका तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत लिखा गया उन्होंने, और क्या हुकूमत या फिर जेल इंतजामिया अदालत के अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रही है? आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जेल इंतजामिया और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो पिछले 2-2.5-3 सालों से, जब से इमरान खान साहब जेल में, उस टाइम से लेके आज तक जो है किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह, किसी न किसी शक्ल में जो है वो मुलाकात के अंदर पाबंदी या मुलाकात को ना करवाने के हीले बहाने तलाश करती है। और बहुत दफ़ा इन्होंने अदालती अहकामात की जो है खिलाफवर्जी भी की है, बहुत दफ़ा इन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हुए और बहुत ज़्यादा नीचा तौहीन अदालत लगी है। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब की हमने बात कर, ये तो बिल्कुल मफरूज़े पे मबनी है ना, क्योंकि ये सबसे पहले 2023 में हमारी ICAC का कोर्ट अपील नंबर 336/2023, उसके अंदर रीजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। वो ऑर्डर मेंटेन रखा गया। उसके बाद सभी अमेंडमेंट के बाद नए जजेस आ गए, उन्होंने जो इनके लगाए वो जजेस थे, उन्होंने लार्जर बेंच बना और लार्जर बेंच ने भी उस अपॉइंट किया। उसके बाद दोबारा आप जब साहब आए, सुहेल आफरीदी साहब, मैंने पिटीशन लगाई जिससे हमें सारी वजूहत देते कि ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, हमें प्रॉब्लमेटिक चीजें जो सिद्ध में हो रही हैं, इनके लिए उनको मिलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी दफा हुकूमत है और हर दफा इमरान खान साहब को वोट दिए लोगों ने। 4.5 करोड़ अवाम की वोट है। चावल का प्रॉब्लम है, गन्नत का प्रॉब्लम है, वहाँ मसला ऑर्डर का इशूज है, कैबिनेट के इशूज है, इंटर कनेक्शन ऑफ की सूबों के जो आपस में इंटरव्यूइंग प्रॉब्लम चल रही हैं, गंदम नहीं दे रहा पंजाब। सो ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी, उसके लिए हमने बाकायदा पिटीशन में लिखा। जो पिटीशन जो है उसके बाद नोटिस हुए, सरकार हाजिर हुआ, उसके अंदर सरकार के साथ लार्जर बेंच बनाया गया। लार्जर बेंच बनाने के बाद उसके अंदर जेल सुप्रिटेंडेंट को तलब किया गया, और जेल सुप्रिटेंडेंट को लास्ट ट्यूसडे को, अभी ट्यूसडे को रहते, पिछले ट्यूसडे को जब डेट थी, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब जो है वो खुद मौजूद थे और उनको कहा गया कि लिस्ट आपको पहुंची है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिस्ट पहुंची है, एज पर रूल्स, एज पर ऑर्डर्स, एज पर जेल मैनुअल, कानून के मुताबिक लिस्ट दी गई। उन्होंने कहा ठीक है जी मुलाकात करते हैं। 2 बजे प्रोसीडिंग खत्म हुए, वहाँ से CM और बाकी लोग हमारे जो हैं वो पहुंचे हरियाणा, लेकिन मुलाकात नहीं कराएगी। उसके बाद दोबारा लास्ट ट्यूसडे को अभी जो गुजरा है, तो 3 दिन कबल गुजरा, 2 दिन कबल दोबारा नाम दिया गया, फिर मुलाकात भी कराएगी। और हमने फिर कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार करके रखी हुई है, उसके साथ हमने ऑर्डर पेश करना है। आई डोंट नो राना सनाउल्लाह साहब को ऑर्डर कहाँ से मिल गया, हमने तो रिसर्च कॉपी मांगी हुई है। जो आज 10 दिन हो गए, रिसर्च कॉपी हमें नहीं मिल रही ऑर्डर, फिर हम उसके साथ लगाए और लगा के पेश करें, अदरवाइज ऑफिस ऑब्जेक्शन लगता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कैसे ऑर्डर पढ़ लिया ये तो अल्लाह जानता है, वही जानते हैं कि कैसे मिल गया। हमें तो मिला नहीं ऑर्डर, हमने तो ऑफिशियली अप्लाई किया हुआ, और उसी की बर्दाश्त के अंदर आज जो है CM KP ने एक खुला खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब के, जनाब हजूर अनवर, हमें आपका ऑफिस कस्टर्ड कॉपी, जिसका हम उर्दू में मुस्तफ़िका नकल कहते हैं, वो नहीं दे रहे ताकि हम उसको लगा के तो अदालत फाइल करें। तो ये तो सारी कंडीशन थी जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी है, जिसके लीगल एस्पेक्ट्स भी आपको मैंने बता दिए। तो इस तरह के मामला करने से, लेकिन सर आज भी मुलाकात का कहा जा रहा था ना कि सुहेल आफरीदी की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, आपको क्या लगता है? और अगर नहीं होती तो फिर क्या हम समझें प्रोफेशनल कैबिनेट जो है वो नहीं बनेगी फिर? देखिए, 2 चीजें, जो पहले मुलाकात के शेड्यूल तय हुआ एज पर रूल्स, एज पर कानून के मुताबिक, वो 2 दिन होती थी, ट्यूसडे और थर्सडे। ट्यूसडे को जो है उनके मुखराज 6 की मुलाकात और उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स होती थी खान साहब के साथ, और थर्सडे को उनके दोस्त अहबाब और साथी लोगों की मुलाकात होती थी। अब ये सिलसिला चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद ये जब 26 नवंबर 2024 का 24 नवंबर की तरह की कॉल थी खान साहब, उससे पहले ये आखिरी मुलाकात जो है जो बारात वाले दिन 4 नवंबर को कराएगी, उससे लेके आज तक नहीं कराएगी। अब कौन सा मिनिस्टर ऐसा इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब वो कहे कि जी जुमेरात का दिन रखा ही क्या था, वो गलत ऑर्डर है, या ऑर्डर नहीं हुआ, या इस तरह की चीज नहीं, या वो किसी जगह भी अप साइड नहीं हुआ, वो आज तक उसको तो सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर तो किसी को बात नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया, फाइनली स्टैंड कर गया वो।
ठीक है, अब ये क्या करना चाहते हैं, कौन सा कानून है, जंगल का कानून है या इंसानों का कानून है, पाकिस्तान की दस्तूर के मुताबिक कानून है या गैर दस्तूर का कानून है, ये आपको मुझसे बेहतर पता है, सुनने वालों को बेहतर पता है कि हम तो लॉ को फॉलो कर सकते हैं ना, हम तो पीसफुल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात रहेगी आपके दूसरे सवाल की कि आपने कहा कैबिनेट तस्दीक नहीं दी जा सकती, खाली कैबिनेट इशू नहीं है, ये भी बात यह है कि कैबिनेट के साथ 4.5 करोड़ आवाम के जो हकूक है वो मुंसलिक हो गए। वहाँ पर आटा जो है पंजाब हुकूमत ने बंद किया, वो आटा नहीं आ रहा, वहाँ पर चावल का इशू है, वहाँ सिक्योरिटी का इशू है, आपका बैलेंस भाई जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है वो नहीं है। इन सारी चीजों पे उसी शख्स से राय लेनी चाहिए ना, लॉजिकली भी, लीगली भी और आपकी मॉरली भी, सोशली भी। जिस शख्स के नाम पे लोगों ने वोट दिए, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ इस्लामाबाद से जीत के 50,000 वोट, तो मुझे तो इमरान खान के नाम पे वोट। लेकिन सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कट करना चाहूंगी, आप भी यही बात कर रहे हैं। कल वजीर मुमलिकत बराए कानून अकील मलिक साहब भी कह रहे थे कि इतना डिले आप लोग ये हो रहा है इसमें कैबिनेट बनाने में, तो सफर कौन कर रहा है? सूबे की आवाम सफर कर रही है और गवर्नर राज की तरफ भी जाया जा सकता है, मुझे ये बताएं। गवर्नर राज लगाने की तरफ भी मामला जा सकता है सर? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि सारे सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, सारी मिनिस्ट्रीज तो काम कर रही हैं, तो सरकारी मुलाजमत ब्यूरोक्रेसी तो बैठी हुई है। अब बात यह डिसीजन तो जो हुए है वो तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब, मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के, उनके साथ तो अवाम का इतना इंटरेक्शन नहीं होता ना। अगर आप जैसे लोग या फिर जो अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं उन तक अवाम की एक्सेस होती है ना, ये कहा जा रहा है बेसिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैबिनेट के साथ बैठ के जब डिस्कशन होती है, डिसीजन कैबिनेट के होते हैं, जो मुस्तफा टैक्स कैबिनेट के लिए होता है, तो कैबिनेट कौन नहीं बनना चाहिए। तो हर चीज का जो गुनाह है वो तो हुकूमत वक्त के ऊपर आ रहा है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब बात यह है कि मुलाकात ना करने का, हमें तो ये समझ नहीं आ रही लॉजिक क्या है इसके अंदर यार, मतलब ना करने का। अच्छा, वो आगे 2 बंदों की कैबिनेट बना देंगे तो क्या उसके बाद मुलाकात हो गई? कैबिनेट के लिए लाजमी तो नहीं लिखा हुआ कि हमें 10 दिन में बनानी है, 20 दिन में बनानी है, 6 महीने में बनानी है, 7 दिन बनानी है, या आपने 4 बंदों की बनानी है, 2 बंदों की बनानी है, 1 बंदे की बनानी है। कैबिनेट तो 2 बंदों की बन सकती है, उसके बाद फिर क्या होगा? बात ये नहीं है, बात एक असूली मौक़िफ़ होता है, एक आपका पोलिटिकल बात होती है, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है, कानून के मुताबिक होती है। ना कानून के मुताबिक चीज हो नहीं रही और आप दूसरों को कहते फिरें कि ये हो गया और वो हो गया। भाई आप तो करो ना। आप तो जेल, हरियाणा जेल किसके अंडर आती है? पंजाब गवर्नमेंट के। उसका जेल सुप्रीडेंट कौन अपॉइंट करता है? पंजाब गवर्नमेंट। उसका वजीर मुमलिकत कौन होता है? पंजाब का जेल खाना जात। उसके ऊपर जो सेक्रेटरी बैठा होता है कौन है? वो भी जेल खाना जात के ऊपर। होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है वो भी पंजाब हुकूमत की। वजीर आला कौन है? वो भी पंजाब हुकूमत की। और फेडरल गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि खान साहब को सारी सजाएं जो दी हुई हैं वो तो इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर केसर में दी हुई है, और इस्लामाबाद में तो जेल है कोई जो बनानी थी, 2013 से बन रही है, आज तक वो बनी कोई नहीं, अभी तक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया उसका और वो शुरू नहीं हुई। तो ये तो बेसिकली इस्लामाबाद के केसेस से कहती हैं जो कि आपके जेल पंजाब में रखे हुए पिंडी में डाला जेल में। तो इस तरह की चीजें नहीं चलती ना, इस तरह अब लाइन अप नहीं होती चीजें, इस तरह कानून की बालादस्ती नहीं होती है। तो एक ड्रामा बच्चा हुआ और उसके तहत जो भी कार्रवाई हो रही है उसको आप देख लेंगे। अच्छा, आपने राणा साहब की बात की थी बुखारी साहब, तो राणा साहब ने प्रिसाइसली कहा है कि 3 रुकनी बेंच ने किसी ऑर्डर में ये नहीं कहा कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एक मखसूस लिस्ट है जो सिली और वकला तक महदूद है और चीफ मिनिस्टर का नाम मुलाकात की लिस्ट में शामिल नहीं है। रूल्स की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं की गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राणा साहब को उनके जो मशीन है उन्होंने गलत गाइड किया ना। वो समझ रहे हैं कि शायद जो एक ऑर्डर आया हुआ है इसका सोहेल अफरीदी साहब का ऑर्डर, जो अरबाब साहब का ऑर्डर है, या उसके बाद जो लास्ट ट्यूसडे को जो 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया उसकी बात कर रहे हैं। भाई उससे आज पीछे भी एक ऑर्डर हुआ ना जिसमें सलमान राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया हुई है, वो भी लार्जर बेंच ने फुल कोर्ट ने किया हुआ है। उसके तहत तो जो भी मिलना चाहिए उसकी लिस्ट होगी, जो सलमान राजा साहब लिस्ट देंगे, उसके 6 वकील और 6 बाकी लोग जो है उनके, और जो आपका फैमिली मेंबर है उन्होंने मिलना होता है, ब्लड रिलेशन। तो वो तो इसको खाली कोड करके कहने ये ऑर्डर तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि हमने नहीं पढ़ा तो उन्होंने कैसे पढ़ लिया? जो कंसर्न पार्टी हमें नहीं मिला, पता नहीं उनको कैसे मिल के, आई डोंट नो। दूसरी बात ये है कि जो पिछला ऑर्डर है वो तो इंटैक्ट है ना, ये तो उसकी बेसिस पे सारे ऑर्डर हो रहे हैं। बेस लाइन है वो तो 2023 का ऑर्डर है जो कि लार्जर बैंक ने एक्नॉलेज किया उसके बाद। तो वो किधर लेके जाएंगे उसको क्या नवाज शरीफ साहब की 10 साल की कंडोन हो गई थी, इसी तरह इसमें भी कॉन्डेमनेशन ऑफ डिले करेंगे और फिर अपील फाइल करेंगे, अपनी मर्जी की जरूरत लगा के फैसले लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ये तो लीगल एक्ट है सारे के सारे। तो राणा साहब की जो बात है उनको तो कुछ जवाब यही है कि आपने ऑर्डर पढ़ लिया, अगर हमें भी दे चले आपके पास सूपर है, आप अंदर थोड़ा तल्लक होंगे
तो हमें जनाब आप कॉपी टेस्ट दिलवा दें, हम भी पढ़ लें जरा, आपने क्या। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि अभी क्या नवंबर में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा सड़कों पर आएगी? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब जलसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनको मना कर रही हैं कि वहां पर खतरा है, तो शायद कोई माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा ही है? देखिए यार, पहली बात तो ये है वो खुद एक जो है ना ट्राइबल इलाके से हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आला है बीजेपी जो कि खुद ट्राइबल इलाके से आए हैं, जिनको हम आपका इलाका गैर कहते थे, तो खानवी जमीन के बॉडी क्लब होकर हमारे साथ आए। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि उनको एक एक चीज का पता है, वहाँ के डायनामिक्स का पता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि जो 26 नवंबर के तक है, ये तो अभी तक क्या सराइयों पे हुकूमतें बात कर रही है, इनको डर होगा जिसकी वजह से वो मिलने नहीं दे रहे सोहेल आफरीदी साहब को, और जब वो फैसला होगा तो वो पार्टी लीडरशिप करती है और वो बताएगी सरेआम हुई है, तो नहीं है कि खुफिया हो जाएगा और रात को सुबह जनाब आके पीसफुल प्रोटेस्ट हो जाएगा, वो तो उसके लिए बताएंगे, पहले ऐलान करेंगे, लोगों को मोटिवेशन होती है, कोई इसमें पोलिटिकल है ना, कोई अलामा सीधे कोई जंगजू दस्ता तो नहीं है, हम तो पोलिटिकल पार्टी है, हम पोलिटिकल आज पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करते हैं। अब किसी चीज जो आपने कह दी कि उनका अल्लाह बोला जाए या उनकी तस्वीरें साफ है, यार ऐसे है कि तस्वीरें साफ तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त तस्वीरें तो मुझे बीबी ने की और ताजी ताजी की है, अभी ज्यादा दूर की मेरी हाथ तोड़ दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी, ऐसी तो तस्वीर किसी सीएम ने नहीं की हो। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती हैं और ये सारी चीजें चलती हैं कानून के मुताबिक, कानून के दायरे कार में रहते हुए। बुखारी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कोर कमेटी का इजलास हो और लाजमी तौर पे कोर कमेटी का जब इजलास होता है तो उसमें कोर इशूज़ के ऊपर बात होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में क्या कुछ फैसले हुए और किन किन चीज़ों की तरफ निशानदेही की गई है? देखिए वो तो एलामिया आ गया ना, कोर कमेटी का एलामिया तो लोगों को दे देते हैं, वो सारे का सारा आ जाता है उसमें, वो तो पब्लिकली आ जाता है, उसमें जो भी चीजें होती हैं उसमें तो कोई छुपी छुपाई बात नहीं होती। हमारी 80 बंदों की कोर कमेटी की अंदर की बात अलग भी होती है ना सर? शामिल हूँ नहीं, अंदर के 80 बंदे और मैं भी उसमें शामिल हूँ, उसमें कोर कमेटी का जो नामिया आता है उसको सारे प्रूव करते हैं, उसके बाद आता है। सही, ठीक है। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ भी इस वक्त मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहे हैं, सोहेल आफरीदी की मुलाकात होता फिर नहीं होती, मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, इस पर हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में फिल्म साजी की दुनिया तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और इसी सफर में एक अहम नाम उभर कर सामने आ रहा है जो है हुमा जमील। इसके साथ साथ वो अगर हम बात करें कि VR चिली प्रोडक्शन की CEO भी है और इसके साथ जो पाकिस्तान का पहला VFX स्टूडियो है जो लाइव आप ये कहें कि एक्शन फिल्मों पर काम कर रहा है, उनकी क़यादत में पाकिस्तानी सिनेमा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ख़ास तौर पर फिल्म उम्र अयार जो आपको याद होगा अ न्यू बिगनिंग के ज़रिए जो है जिस तरह से उनको अवार्ड दिया गया 2024 में, और उसके साथ मतलब जितने भी आलमी इवेंट्स हैं उसके लिए मुंतखब की गई। एक ऐसा एजाज़ ये है जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप ये कहें कि संग मील साबित होता है या फिर उसकी हैसियत भी रखता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुमा जमील बाबर सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं जो तख्लीकी और कानूनी दोनों मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी बनवा रही हैं। उनका विजन है कि पाकिस्तान फिल्म और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से एक नई आलमी पहचान हासिल करे और आज वो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। जी, आज हमारे साथ हुमा मौजूद है। हुमा, थैंक यू जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह हमने पूरे इंट्रो में बताया, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है ये अभी भी उसी रवायती अंदाज में चल रही है। शुक्र है कि कोई 5-10 साल पहले हम वो मोले को मोला ना मारे से बाहर निकले। सो इसमें आपने जो जदीद VFX टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, ये किस तरह से मुतारिफ करवाई, इसके मुतारिफ करवाने में भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी एक आप कह दो कि डेवलपमेंट स्टेज पे है और जिस तरह से गवर्नमेंट भी अभी इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस कर रही है, तो होपफुली इट विल बी एट द स्टेज कि हम उसको एक रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो जाएगी दुनिया में। सबसे पहले जब हमने ये जॉनरा चुना जो ये साई-फाई एक्शन मूवी थी और जब हमने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की तो हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज आया कि ओके अब VFX नहीं है पाकिस्तान में और कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो कि ये चीज़ पुल ऑफ कर सके। सो फिर हमने वी ट्राई टू रीच आउट के अच्छा ओके हम दूसरे ममालिक से कैसे हायरिंग कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा हमें आप कह दो कि आउट ऑफ बजट जा रहा था एंड देवर सो मच डिफ़िकल्टीज़ कि हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते बिकॉज वो एक आप कह दो कि क्रिएटिव जो कम्युनिकेशन थी उस पर भी एक इशू था।
सो हमने कहा ओके क्यों ना हम पाकिस्तान में इसको स्टार्ट करें। ओब्वियसली दैट वाज अ चैलेंज, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि पाकिस्तान में थे जो कि इंटरनेशनली मार्वल और डीसी की मूवीज़ में भी काम कर रहे थे। सो हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको गैदर किया एक छत के नीचे। वी ट्राई कि हम बाहर से भी लोग लेके आए जिन्होंने वो एक आप कह दो कि स्किल डेवलपमेंट कर दी, या एक ऐसा स्टूडियो था जहाँ पे ना सिर्फ काम हो रहा था बल्कि हम नए बच्चों को सिखा भी रहे थे। अच्छा। सो वो एक आप कह दो इंस्टीट्यूट भी बन गया और एक स्टूडियो भी बन गया। सो उसका हमें आप कह दो फ़ायदा ये हुआ कि हमने पाकिस्तान में बल्कि स्पेशली इन इस्लामाबाद वी आर एट द स्टेज कि हमने एक पूरी लाइव एक्शन फिल्म जो कि हमें आप कह दो कि आप मार्वल या डीसी लेवल की मूवीज़ का आप वीएफएक्स देते हो तो उस तरह का वीएफएक्स हमने प्रोड्यूस किया, और उसका जो रिकग्निशन था वो हमें ये पाकिस्तान की पहली मूवी थी जो कि वंडरकॉन यूएसए एंड कॉमिक कॉन जहाँ पे सारे मार्वल डीसी सुपरमैन बैटमैन वगैरह को आप कह दो कि प्रेजेंट किया जाता है जी। सो वहाँ पे हमें प्रेजेंट करने का मौका मिला। वहाँ पे फिर रेड सी फिल्म फेस्टिवल पे विल स्मिथ उन्होंने बहुत अच्छा उम्र यार को आप कह दो कि तारीफ़ भी की और हमें बहुत बूस्ट भी किया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लेके। सो वो एक आप कह दो कि अब फ़ख्र भी फील होता है। अच्छा एक चैलेंज था, उसको हमने अपनी फ़िल्म के लिए करना था, लेकिन अब वो एक पाकिस्तान के लिए एक वो ऐसा स्टूडियो बन गया कि ओके अब एक चीज़ है जो पाकिस्तान में फिल्म मेकर्स के लिए एक्सेस है, इजी एक्सेस है। सही, लेकिन हुमा बात ये है ना कि अब पाकिस्तान की बात की जाए तो आप जैसे आर्टिस्टों की कमी है यहाँ पर, तो इसका ये खला पूरा करने के लिए आपको इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से भी? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि जिस तरह कि हमने स्टूडियो बिल्ड किया, देन वी हैव आवर टीम जो कि हमने नए बच्चे जिनका भी कोई से ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि ये ऐसा आप कह दो कि सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसकी कोई टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में। और अगर आप बाकी दुनिया में भी देखें तो इसके इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं जो इसके ऊपर तालीम दी जाती है। सो हमारा भी ये था कि ओके इट्स अ स्किल, तो इसको हम एज अ स्किल मैनेजमेंट इसको एक स्किल की तरह ही लेके चले, इंस्टेड कि हम उसको डिग्रीज और उसके ऊपर लेके चले। तो हमें बड़े वो बच्चे हमारे पास आए जो कि कंप्यूटर को लेके काफ़ी आप कह दो कि इंटरेस्टेड थे और उनको नया काम करने का शौक था। सो दैट्स ये चला। अच्छा, जब उम्र अयार की बात आती है तो बहुत सारे जो हमारी तरह के मिलेनियल हैं तो उन्हें वो उम्र अयार याद आ जाता है, पीटीवी वाला। सो इस आपके इस मूवी में उस उम्र अयार का कोई था कैरेक्टर या उससे कुछ आपने लिया इंस्पिरेशन, या ये वैसे ही आपने नाम चूज कर लिया? नहीं, इट वाज बेस्ड ऑन द बुक, बट ये जो फर्स्ट आप कह दो कि हमारा पार्ट था या फर्स्ट जो इनिशिएटिव था उसमें ये था कि हम लोगों को इस जो आपने बात की कि लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि उम्र यार था कौन। उम्र यार अब वो एक आप कह दो कि चैलेंज भी था कि नई जनरेशन को ये बताना कि अच्छा ये 90s या 80s की जो लिटरेचर बुक है उसका करेक्टर एग्जिस्ट। अगर हम ये करते कि हम उसको आज के नए रोल को आज के नए के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक ना ढालते तो ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं वो कनेक्ट ना कर पाते। सो हमने फिर उसको एक इम्तिजाज दिया कि हमने कुछ उसकी पुरानी खसूसियात और कुछ नई कि अच्छा उसको अब वो एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं उम्र यार क्यों हूँ। सो वो एक हमने कोशिश की थी और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसको। जबरदस्त। अच्छा, एक तरफ आप प्रोड्यूसर भी हैं, दूसरी तरफ आप वकील भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं दोनों फील्ड्स? दोनों मेरे पैशन है ऑब्वियसली, और मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों के साथ हक तलफी ना हो। व्हेन आई एम इन मूवी साइड तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा फिर अपनी लॉ को एक ब्रेक देती हूँ, बट जब उस तरह से नहीं होता तो फिर मैं लॉ को तो ज़रूर, ऑब्वियसली लॉ इज़ माई पैशन आल्सो। सो हमारा जो चैम्बर है वी हैव जस्ट रिकग्नाइज्ड इन श्रीलंका, वी हैव जस्ट अवॉर्डेड विद द टॉप 50 वुमेन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ इन ह्यूमन राइट्स एंड एडवोकेसी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो ये था कि पाकिस्तान में ख़वातीन को लेके ख़ास तौर पे फौजदारी केस में या क्रिमिनल प्रैक्टिस में जो है उस तरह से मौके फराम नहीं किया जाता। इवन कि आप इस्लामाबाद में देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए इतनी दिक्कत थी कि मैं किसी अच्छे क्रिमिनल फर्म को ज्वाइन करूं, बिकॉज दैट वाज द एट दैट टाइम ये एक टैबू भी था, या आप कह लो कि एक चीज़ थी कि ओके ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ठीक है, ये ख़वातीन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि वो प्रिजनर से डील करो। इवन के बहुत बड़े बड़े उस टाइम के वकला ने मुझे जो है वो एज आ इंटर्नशिप नहीं लिया, because I want to do criminal law.
सो फिर मैंने फॉर्चुनेट दैट आई हैव जॉइन अ बिग चैम्बर, वहाँ पे भी कोई लड़की नहीं थी, आई वाज द फर्स्ट। सो वो मुझे चांस मिला और फिर मैंने ये सोचा कि ओके अब मुझे तो मिल गया, अब आने वाली ख़वातीन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सो देन आफ्टर दैट जब मेरा सीनियर के साथ टेन्योर वो ख़त्म हुआ, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, देन आई बिल्ड हुमा लॉ एसोसिएट, दैट इज़ द फर्स्ट क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉ चैम्बर विच इज़ बेस्ड ओनली ऑन फीमेल लॉयर्स। सो वी हैव मोर देन 50 लॉयर्स अक्रॉस द पाकिस्तान, जो कि जस्ट मर्दों की एंट्री बंद है वहाँ? नहीं, मर्दों की बंद नहीं है, लेकिन आप कह दो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सो हम वो एक खला जो है वो पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़वातीन के लिए मैं ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ कि एक तो बाज़ ख़वातीन उस तरह से कम्फर्ट नहीं होता उनके लिए कि वो मर्दों के साथ बैठ के उस तरह से काम कर सके। हाँ, बात मर्दों का भी नहीं होता। जी, सो वो एक नहीं, हमारे यहाँ मर्दों का ज्यादा नहीं होता, बिकॉज दे वांट के ओके यार हम जरा वो कोप अप कर लेते। अच्छा, इसमें आप जिस तरह गजल ने अभी बैलेंस का वर्ड यूज किया, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपने कहा कि मैं जब फिल्म करती हूँ या इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ तो वकालत को थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बैलेंस की भी जरूरत होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप फॉर यू पे नहीं छोड़ सकते कि किसी और अपने एसोसिएट पे छोड़ दें, उस वक्त फिर किस तरह करती हैं? फिल्म के दौरान भी लैपटॉप आपके पास होता है कि वहीं से आप जवाब दे रही हैं? नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ फिल्म मेकिंग आपकी टाइमलाइन आपके हाथ में है, ऑब्वियसली केसेस का आप वो लंबे चलते हैं और आपको एक आइडिया भी होता है। सो व्हेन हम जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर मुझे अच्छा एक फोर्स ही हो जाता है, ओके एट दिस टाइम मुझे शूट पे होना है या एट दिस टाइम हम प्री प्रोडक्शन में है। सो मैं पहले से ही उसको मैनेज कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टीम देयर, वी हैव आल्सो द सीनियर लॉयर्स, तो उनका भी इतना अच्छा एक आप कह दो कि एक ऑटो सिस्टम है कि हमारी सारी टीम ही बहुत इंटेलिजेंट भी है और मैं कहूँगी बहुत ट्रस्टवर्दी भी है। सो वो लोग फिर नहीं होता कि अच्छा यार ये अगर मेरी गैर मौजूदगी में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सही। अभी कोई किसी केस पे काम कर रही हैं आप? हाँ, हमारे तो मोस्टली क्रिमिनल केसेस हैं लाइक रेप, मर्डर, डेकॉइटी। सो या अच्छा, ये बताइएगा कि आप थोड़ा सा वापस उसी टॉपिक की तरफ आते हैं जिस वजह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। सो अगर उम्र अयार की बात कीजिए तो उसकी कामयाबी की तो हमने जिक्र भी कर लिया, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम है। इसी तरह के कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो हमारे माजी के साथ जुड़े हुए हैं। सो क्या हुमा उस तरह के कैरेक्टर्स के हवाले से भी सोच रही है कि उन कैरेक्टर्स को भी वन बाय वन एक्सप्लोर किया जाए, उनको बनाया जाए जिस तरह आपने उम्र अयार को एक्सप्लोर किया? वैसे तो उम्र अयार वन ऑफ द कैरेक्टर था, लेकिन आपने उसके ऊपर मूवी बना दी। इस तरह का कुछ सोच रही हैं आप? जी बिल्कुल, ये मैं वही कहूँगी कि ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज ही होगा, उसको थोड़ा सा भी अंडर कवर रहने दें। मतलब कि मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ आपको जल्द खबर हाँ मिलेगी। सो वी आर इन प्री प्रोडक्शन के साथ ही रिलेटेड होगा। हाँ जी, मेरी हमारे स्टूडियो की भी कोशिश यही है कि हमारा जो अपना लिटरेचर है ना, लाइक हमारी अपनी आप कह दो कि हमने उम्र यार की फर्स्ट कॉमिक्स भी हमने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी कॉमिक कॉन के ऊपर। तो हम कोशिश यही करें कि हमारा अपना जो लिटरेचर है या हमारे अपने जो बचपन की कहानियां हैं हम उनको किसी तरह जो है वो पर्दे के ऊपर लेके आए। क्योंकि अभी जो जनरेशन आप देख रही हैं वो उस तरह से एंगेज नहीं है शायद पुरानी चीज़ों के साथ। तो ये मतलब जिस तरह से आप शिफ्ट कर लें इस तरह से आप काम कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं, बैनुल-अक़वामी जगह पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना पाकिस्तान की, कितना आपको मतलब इससे कितनी अच्छी फीलिंग्स आई और क्या महसूस किया आपने? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमारा पैनल था कॉमिक कॉन में तो हमारे बिल्कुल साथ वाले हॉल में स्टार वॉर्स का पैनल था एंड उनके सारी कास्ट थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल वर देयर। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार मतलब लोग वो भी अमेरिकन्स मतलब वो क्यों आएंगे हमारे पैनल को ज्वाइन करने जब यहाँ पे एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ ये। बट आई वॉज अमेज्ड एंड सरप्राइज कि जब हमारा पैनल स्टार्ट हुआ तो 75% आप कह दो कि हॉल भरा हुआ था। और जब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हुआ तो वन ऑफ द लेडी वो खड़ी हुई तो और वो ये उनका जो अल्फाज थे ना कि एक तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम सरप्राइज्ड भी, और दूसरा हम सिर्फ ये देखने आए हैं पाकिस्तान से कोई खातून आई हैं जो कि फिल्म बनाती हैं। तो हमें तो यह है कि वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं और ये है और ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। तो वही बात है कि वो एक मीडिया मोनोपली एक जो क्रिएट की गई है, तो वो मेरे लिए भी एक चीज़ थी कि मैं अपने ख़वातीन को लेके एक पॉजिटिव इमेज दे रही हूँ, ना कि सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म मेकिंग को लेके। सो वो एक मेरे लिए बहुत कह दो कि आप एक इंकरेजिंग चीज़ भी थी और एक बूस्ट भी था कि अच्छा यार अब और कुछ करना है। ठीक हो गया। और ये एक हाल ही में सेंटोरस में भी हमने एक एक्टिविटी देखी थी आपकी जानिब से, जिसमें चाइना की जानिब से सुना ये जा रहा है कि 2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है।
नहीं, वो एक मूवी है उनकी जी, वो एक एनिमेटेड मूवी है जिसका जो आप कह दो कि रेवेन्यू है वो 2.2 बिलियन है अब तक का। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अब तक की 2.2 बिलियन वो कमा चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप यहाँ पे कहाँ पे फिक्स थी? सो आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट बिकॉज हमारा वो VFX का एक और एनिमेशन का एक कनेक्शन है। सो आई वॉज इन्वाइटेड देयर एज अ गेस्ट। सो वो एक मैं कहूँगी बहुत अच्छी आप कह दो कि एक स्टेप है, क्योंकि हमारी मूवीज चाइना में नहीं चलती और चाइनीज मूवीज इधर नहीं चलती। एक तो कल्चर डिफरेंस की वजह से और एक जो सिक्योरिटी बैरियर की वजह से। सो ये एक फर्स्ट स्टेप के चाइना की मूवी पाकिस्तान आ रही है। अब होपफुली मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-3 माह में आपको ये भी पता चलेगा कि पहली जो एक ऑफिशियली आप कह दो कि कमर्शियल एक मूवी जो है वो चाइना में भी चलेगी, जिसके लिए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी खुलेगा। सही। अच्छा उमा, आप क्या समझती हैं, चूंकि आप इस पर काम भी कर रही हैं, अभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कमी आप किन किन शोबों में देख रही हैं जिसमें बेहतरी की जरूरत है? ये तो आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा। एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास राइटर्स फिल्म को लेके। मैं ड्रामा की बात नहीं करूँगी या उसको लेनी बात करूँगी। एक एज अ प्रोफेशनल फिल्म राइटर जो है ना ढूंढना बहुत मुश्किल है, स्क्रीन राइटर ढूंढना बहुत मुश्किल है, और देन डायरेक्टर्स। अच्छा, ओ माय गॉड, और ख़ास तौर पे इस जोनरा का डायरेक्टर। क्योंकि अब वो आपको जैसे कि पता है कि इन फिल्मों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू रोम कॉम फिल्म या अदर फिल्म्स। सो वो एक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अच्छा यार अब इसको मैनेज कैसे किया जाए कि आप अपने पाकिस्तान से भी कोई टैलेंट उठाओ और उसको ये नो हाउ भी हो। अब हमारे लिए भी अभी चैलेंज यही है कि पाकिस्तान में इस तरह का आपने देखा होगा पहले कोई काम किया नहीं गया, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साई-फाई मूवीज़ की इसके ऊपर काम कर रहा हो। सो मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आपको कहूँ कि हमारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की फैकल्टी है वो तो बेचारी कुछ ना कुछ अपने तरीके से कर ही रही होती है, लेकिन कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ज़रूर होना चाहिए फिल्म मेकिंग को लेके जो जदीद तकाज़ों को पूरा करे। जो इस वक्त रिसेंटली दुनिया आप देखें कि बॉलीवुड इवन के अगर हम देखें तो हॉलीवुड को अब वो क्रॉस कर रहा है एट रेवेन्यू पॉइंट। सो हमें चाहिए कि हमें टेक्निकल यहाँ पे बहुत कमी है, स्किल की बहुत कमी है, जैसे कि आपको मैंने कहा VFX आर्टिस्ट्स की बहुत कमी है। सो उस पे जो है हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। फिर बाहर का रिसोर्स, अगर आपने इस तरह की फ़िल्म बनानी है फिर आपको बाहर से रिसोर्स हायर करना पड़ता है। अभी हमने उम्र यार के लिए भी 10 डिफरेंट कंट्रीज से लोग बुलाए थे बिकॉज पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। सो अब जब उनको आप बुलाते हैं, ज़ाहिरी बात है जब आप इधर के आप कह दो कि पेमेंट से वहाँ के कंट्रीज़ की पेमेंट कंपेयर करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई पेड हो जाता है। सो इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इसको लेके चलेंगे। आपने एक बात की है, उसको मैं समझता हूँ कि आपको और भी सम अप करना चाहिए कि जिस तरह आपने बॉलीवुड की बात की वो हॉलीवुड को भी क्रॉस कर रही है रेवेन्यू में भी। आप देखिए ना कि वहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड आया, एक वो पीरियड था जहाँ पे शाहरुख खान वही उसी तरह से एक प्रेम कहानी बयान कर रहे हैं और हर दूसरे दिन हमें ये नजर आ रहा है अब्बा जी नाराज हो गए बच्ची के, और उसके बाद वो ट्रेन में लटके हुए, और उसी तरह की स्टोरी थी। अब आप देखिए वो क्राइम की तरफ भी आ रहे हैं, वो थ्रिल की तरफ भी आ रहे हैं, वो एक्शन की तरफ भी आ रहे हैं, वो उसी तरह से टेक्नोलॉजी को भी सामने रखते हुए जिस तरह हॉलीवुड की मूवीज बनती हैं उस तरह की वो बना रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली उसी एक पहले तो सुल्तान राय की एरा में स्टक थे, सुल्तान राय की एरा से थोड़ा सा हम बाहर निकले तो उस तरह से हमारी मूवीज कामयाब नहीं हो सकी। फिर जिस तरह मैं सैयद नूर साहब का नाम लूंगा तो वही हमें नजर आते हैं आगे भी इधर भी उधर भी डायरेक्टर। सो हमें भी मेरे ख्याल अपने आप को रिवैम्प करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए जब सुल्तान राही या पंजाबी फिल्म का टाइम था तो उस वक्त लोगों की डिमांड थी, वो चली जिस एरा में वो चली, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब वो टाइम नहीं है। आपने पहले भी क्वेश्चन किया कि क्या ये वही उम्र यार है जो PTV वाला था, मैंने कहा नहीं, अगर वो अब वो होता तो वो तो लोग उसको कनेक्ट ना कर पाते ना। इसी तरह हमारे मतलब यस एग्जैक्टली अभी भी जो हम अगर आप एक 50 साल हीरो से आप 20 साल नौजवान का करैक्टर कराएंगे, ये तो फिर आपका अपना एक फ्लॉ है जो एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ एक और भी मैं निशानदेही करना चाहूँगी, एक और भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में भी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अपनी अपनी। अगर आपने एक ने काम करना है तो उसने दूसरे के साथ काम नहीं करना, दूसरे के साथ काम कर लिया तो आपका दूसरा प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया, तो आपको नजर आएगा कि हमारे मखसूस आप कह दो 5-6 बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं और तो वो एक खास मखसूस ग्रुपिंग में काम करते हैं। दैट्स वाई मैं कहूँगी जब तक आप एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इन जंजीरों से आजाद नहीं होंगे, मुत्तहिद होकर काम नहीं करेंगे, फिर आप लोग इस तरह कंपेयर ही करेंगे। थैंक यू सो मच हुमा जमील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।
और हम बाकायदे तौर पर बात कर रहे थे उन चैलेंजेस की जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को है, कितना उन पर वर्क किया जा रहा है और कितना वर्क करने के बाद वो बेहतर हो सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड के साथ, एक चेंजिंग के साथ। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। ख़वातीन के एक बढ़ते हुए मसले PCOS के हवाले से। PCOS एक ऐसा मसला है जो हर खातून के साथ आजकल ये मसला है, और ये सिर्फ आपकी हार्मोनल ख़राबी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो ख़वातीन की मजमूई सेहत, रोज़मर्रा ज़िंदगी और माँ बनने की सलाहियत तक को मुतासर कर सकता है। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का आना, वज़न में इजाफा, बेकायदा माहवारी और बांझपन जैसे मसाइल इस बीमारी से जुड़े हैं। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो PCOS ख़वातीन के लिए तवील मुद्दती पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। तो आखिर ये मर्ज़ होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या, और ख़वातीन इससे बचाव कैसे मुमकिन बना सकती हैं, इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे आज के इस खुसूसी सेगमेंट में। और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल्स कर सकते हैं 08901008। दूसरा हमारा नंबर है 0512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, थोड़ी देर में ये नंबर स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। सही। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा। आप एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त हमें हर तरह की ख़वातीन, हर तरह के लोग देख रहे हैं। आप थोड़ा सा सबसे पहले ये एक्सप्लेन करेंगी कि PCOS है क्या और किस तरह से ये वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, जो PCOS का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पॉलीसिस्टिक, इसका मतलब है कि जो अंडेदानियाँ हैं, जिनको बेज़ादानियाँ कहते हैं आमतौर पे, उसमें पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से रेगुलर माहवारी होना कम हो जाती है। फिर एनओवुलेशन का मतलब है कि हर माह अंडा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल, माहवारी का कम होना, और जैसे कि आपने अभी सिम्टम्स बयान किए कि चेहरे पे बाल ज़्यादा आना, एक्नी होना, ऑयली स्किन होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और लेटर ऑनसेट इनफर्टिलिटी, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि अगर इसको ना ट्रीट किया जाए या इसके सिम्टम्स को मैनेज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में ज़ियाबितस टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ओबेसिटी अगर है आपको लॉन्ग टर्म, तो इसके में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी के जो अंदर वाली झिल्ली है उसका कैंसर भी हो सकता है। तो दैट शुड बी ट्रीटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अब हर दूसरी खातून में आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा कि किसी को शायद मालूम नहीं होगा। इसकी इतनी बढ़ती हुई वजह क्या है कि PCOS, आप जिस खातून को देखेंगे उसको PCOS है, और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इनफर्टिलिटी, बल्कि आप ये समझें कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चाहे PCOS बेसिकली कॉज अगर उसका डिटर्मिन करने की कोशिश की जाए तो दैट इज़ अननोन एटियोलॉजी, लेकिन जो देखा गया है और साइंस ने जितनी स्टडी की है उसके मुताबिक इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि फैमिली में ये रन करती है, किसी की माँ की, किसी को बहन को ऑलरेडी PCOS है तो उनमें ज़्यादा PCOS होगा, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली में ओबेसिटी है उनमें ज़्यादा PCOS होगा। अब जो बढ़ती हुई हम शरह देखते हैं रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो इस वजह से है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड हर वक्त लेना, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले जो सिम्टम्स हैं इसके ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ने की वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, बॉडी को ये कि इंसुलिन ज़्यादा बनाओ, जब इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी मेल पैटर्न के हार्मोन्स आएंगे, जिसकी वजह से सारे चेहरे पे बाल और एक्नी जैसे अभी हमारी बात हुई, इसके अलावा एनओवुलेटरी साइकिल्स शुरू हो जाएंगे। तो एक पूरा सिक्वेले शुरू हो जाता है, और बात कहाँ पर आकर ठहरती है, लाइफस्टाइल के ऊपर। मतलब आप ये कहने की कोशिश करें, हम ये समझें कि अगर जितनी भी इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो मेडिकेशन पर भी है और लाइफस्टाइल पर भी है, ये कह सकते हैं हम। आई वुड से कि जो पहली ट्रीटमेंट है अगर हम PCOS के लिए स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आई वुड लाइक टू ऐड 4 थिंग्स। 1 इज द फिजिकल एक्टिविटी, 2nd इज द डाइट, 3rd इज स्ट्रेस रिड्यूस करना, एंड 4 इज टू हैव अ गुड स्लीप। और कितने चांसेस होते हैं इसके बाद आप ठीक हो जाएं? जब आप 5 से 10% भी वेट लूज करते हैं तो आपकी ओव्यूलेशन वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेट रिड्यूस करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, काफ़ी हद तक वो मैनेजेबल हो जाती है। और जो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि PCOS के हवाले से बात कीजिए तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कंट्रोल हो सकता है,
और मैं इस हवाले से पढ़ रहा था कि ख़वातीन जिनको PCOS होता है वो जब किसी मेडिकेशन की जानिब जाती हैं या मेडिसिन लेती हैं तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा उनको डिले हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर जो आपने गज़ल को जवाब दिया कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। अब बेसिकली PCOS एक जेनेटिक कंडीशन है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पर देखते रहेंगे कि अंडे दाने में पानी की थैलियाँ हैं तो वो हमारा उसका कंट्रोल दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स कंट्रोल। सिम्टम कंट्रोल्स का सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। अब मेडिकेशंस की बात आए तो मेडिकेशंस उस लिए दी जाती हैं, डिपेंड करते हैं आपको क्या सिम्टम्स हैं। क्या इरेगुलर साइकिल है, फिर रेगुलरिटी के लिए मेडिसिन देते हैं। अगर इनफर्टिलिटी है या डिले हो रहा है प्रेगनेंसी होने में तो उसके हिसाब से ओवुलेशन, इंडक्शन और मल्टीपल एडवांस टेक्निक्स जैसे IUI है, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं आमतौर पर, वो भी यूज़ किया जा सकता है। हेयर ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से हम एक्ने और उसको मेल हार्मोन्स कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। मेडिकेशन डिपेंड करेगी व्हाट सिम्टम्स आर यू सफरिंग फ्रॉम, बट टू बी ऑनेस्ट स्टेप 1 विल ऑलवेज बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा आपके सेक्सुअल रिलेशंस हैं आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके बावजूद मतलब ये समझा जाता है कि ये शायद बांझपन है। फिर हमने देखा है कि कुछ खवातीन इस तरह से भी होती हैं कि लाइल्मी या फिर शर्म की वजह से भी इलाज नहीं कराती। तो मैं ये चाहूँगी कि आप उन खवातीन के लिए भी बताएं कुछ कि वो जो शर्म महसूस करती हैं या फिर इलाज नहीं कराती, उनको कितने लॉन्ग टर्म मसाइल हो सकते हैं। एग्जैक्टली अब देखिए, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे, हम उसको डोमेन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि प्राइमरी सबफर्टिलिटी। ठीक है कि आपको 1 साल से ज़्यादा आप रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और चांसेस हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसमें अगर ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम को देखा जाए तो 80 to 90% कॉज क्या निकलेगा? PCOS। अच्छा, ठीक, इसलिए इससे शर्माइए मत, आइए OPD में अपने डॉक्टर से बात कीजिए। ठीक है, और एज अ कपल आए, जब इनफर्टिलिटी के लिए आए तो एज अ कपल आए। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की आपने बात की तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म जब ठहरेगी तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा। इसके अलावा हाइपरटेंशन, देन मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से फटीग, ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और फिर बच्चेदानी का कैंसर भी एन ओवुलेशन के होने की वजह से कि लॉन्ग टर्म अगर एग रिलीज नहीं होता तो वो भी कॉज हो सकता है। ठीक हो गया, और डेट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस तरह से डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। और ये कंसल्ट ना करने की वजूहात कोई आपके सामने, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अरसा हो गया होगा, क्या कुछ शर्माते हैं हमारे मर्द या क्या मसले मसाइल होते हैं? बेसिकली जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि ये खवातीन का काम है, अम्मा को साथ भेज देते हैं, या ऐसा अक्सर होता है, लेकिन ऑफकोर्स हम सारे मर्दों को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन ऐसा होता है कि OPD में पेशेंट्स आती हैं, समटाइम्स दे आर अलोन, ठीक है, और फिर 90% ऑफ द केसेस में मर्द साथ नहीं होते, चाहे वो प्रेगनेंसी का सफ़र हो या चाहे उनको कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है। तो हम जब भी हमको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आए, अगर कोई इशू है उसको जल्दी ट्रीट किया जाए, क्योंकि औरत की एज पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग की क्वालिटी, एग की क्वांटिटी कम होती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली अपने डॉक्टर से जाके मिले सो दैट थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। सही, आप भी सवाल आपने किया, आपका जवाब चल रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जो PCOS है ये क्या ये परमानेंट आप ये कह सकते हैं कि बीमारी है या फिर टाइम के साथ ठीक हो सकता है? अच्छा देखिए, ये जेनेटिकली एक ओरिजिन है इसका, ठीक है। अब हम ये देखें PCOS ट्रीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5 दिन 10 दिन या सम टाइम्स के लिए मेडिसिन लें और उसके बाद कहें अच्छा हमने 4 दिन के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वैसे भी देखा जाए जनरली आपकी होल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, कि सिर्फ PCOS की बात नहीं है। हाँ, अगर अंडेदानियों में पानी की थैलियाँ पड़ी हैं तो उन्हें पड़े रहने दें, उससे घबराइए मत। जो आपको सिम्टम्स फेस हो रहे हैं उसकी बात कीजिए, ठीक। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं करना, यू हैव टू डू इट फॉर द होल लाइफ। ठीक हो गया। और ये जो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आप बात कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, तो अगर आपने लाइफ को मॉडिफाई कर लिया, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया, वेट आपका 5 से 10 kg कम हो चुका है, मंथली जो आपका साइकिल है वो अगर अपनी जगह पे आ चुका है, तो मीन टू से कि आप कहीं ना कहीं पे PCOS को कंट्रोल भी कर रही हो, आप अपनी जो फर्टिलिटी है उसको भी बहाल कर रहे हैं और अपनी हेल्थ के लिए भी। इसका मतलब है कि यू आर कंसर्न फॉर योर हेल्थ, ठीक है। और जनरली लॉन्ग टर्म में हर लिहाज से अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ PCOS ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको उसकी होने की शरह ऑफ कोर्स कम हो जाएगी व्हेन यू आर हेल्दी। तो ये बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी नौजवान नस्ल है, यंग कपल्स हैं, उनमें इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं।
ये भी लाइफस्टाइल का ही मसला है या फिर आप इसको किसी और तरीके से भी देख रही हैं? देयर कैन बी मेनी रीजंस, लेकिन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो यंग कपल्स हैं खास तौर पे, एक तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है, सारे टाइप ए पर्सनैलिटीज़ बने हुए हैं, रात को जाग रहे हैं, मोबाइल्स हाथ में हैं एंड दे आर स्क्रोलिंग डाउन। जब आप लेट जागते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल राइज होता है, वो मजीद इंसुलिन को बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अगर पीसीओएस है तो वो एग्रेवेट हो जाएगा, अगर पीसीओएस नहीं है तो वैसे भी ओबेसिटी आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, हम सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर ही करते हैं। और अगर आप इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसमें पीसीओएस के अलावा भी कुछ अवामिल हैं जो कार फरमा होते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी डिपेंड करता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि पहली बार ही अभी हमल ठहरा ही नहीं, उसमें ऑफ कोर्स ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स जिनमें पीसीओएस एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज है वो आता है। इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ट्यूबल फैक्टर्स हैं, यूटेराइन फैक्टर्स हैं, यानी कि एंडोमेट्रियल जो अंडर बच्चेदानी होती है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, मेल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और इसमें अक्सर ये होता है, मैंने देखा है कि कुछ जो लेडीज़ हैं या फीमेल्स हैं वो डिले करती हैं डॉक्टर के पास जाने में। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आफ्टर मैरिज 1 मंथ 2 मंथ बाद लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, डॉक्टर की सजेशन कब लेनी चाहिए अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा तो? देखिए, अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आपको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट बड़ा एवरेज, आपका बीएमआई बिल्कुल 18 से लेके 25 के दरमियान आ रहा है और आपका आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रीवियस कोई इशू नहीं चल रहा, तो आई वुड से कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से एक सिंगल विजिट की ज़रूरत है, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट योर प्रीनेटल विटामिन्स जो भी आप हैं और ट्राई करें नेचुरली, ठीक है। लेकिन अगर यही खातून जो है 24 इयर्स की नहीं बल्कि 35 की है, फिर उसको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेन के लिए नहीं, जिन मेन के सीमन एनालिसिस ठीक आता है, दे आर फर्टाइल इवन एट द एज ऑफ 60 to 70 एज वेल, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के खास नंबर ऑफ एग्स हैं जो कि वो लेकर आती हैं, वो वही एग्स हैं जो कि हर माहवारी के साथ रिक्रूट होते हैं, यानी कि एज के साथ साथ एग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नीचे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, और दैट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट जो आपने बात की। अच्छा, जो मिसकैरेज है वो कितना ज़्यादा इस पे होता है कि उसमें इनफर्टिलिटी आपकी जो है वो कम हो सकती है? मिसकैरेज से रिलेटेड आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। जिस तरह के एक मिसकैरेज हो जाता है उसके बाद लोग कहते हैं हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या वजूहत? अच्छा, मिसकैरेज डिपेंड करता है कि मिसकैरेज कौन से टाइम पर हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिसकैरेज के पीछे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वन ऑफ इट इज पीसीओएस, ठीक है। इसके अलावा ज़ियाबितस हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिर बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको रहम का मुंह कहते हैं उसकी वीकनेस हो सकती है, कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं वायरल, देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज। अगर तो एक सिंगल मिसकैरेज है तो उसका जो है उसके बाद इनफर्टिलिटी होना, वी हैव नॉट सीन मच कि जी एक सिंगल मिसकैरेज है उसके बाद आपने इट इज़ ट्रीटेबल और 2-3 महीने बाद आप कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि एक मिसकैरेज के बाद अक्सर जो फीमेल्स हैं उनका सेकंड मिसकैरेज भी होता है, इवन दैट कि मेरी अपनी एक फ्रेंड है उसका 3rd मिसकैरेज भी हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह है फिर? ये सिर्फ 1 to 2% आवाम को होता है, इसको हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। रिकरेंट मिसकैरेजेस की कॉजेज सिंपल एक आधे मिसकैरेज से डिफरेंट होंगी। अगर किसी को रिकरेंट मिसकैरेज है तो हमें उसके हिसाब से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ेगा। बॉडी में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, एक कंडीशन है मेडिकल जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, वो होना, उन केसेस में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर फरवा हमीद हमारे साथ मौजूद थी जो कि ख़वातीन के इशूज़ हैं और इसे बात करी थी और बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जिन लोग हमें सुन रहे थे वो यकीनी तौर पे इन बातों पे अमल करेंगे। और डॉक्टर साहिबा, एक ऐसा टॉपिक है कि सुनने वालों में हर दूसरे तीसरे शख्स को तो हुआ होगा लेकिन कॉल नहीं आई, यहाँ पे लोग शर्माते हैं ये इस पे बात करने से। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।